तो गाइस पूरे 2 महीने के इंतजार के बाद 10,000 वर्ल्ड का नया सीजन आ चुका है और इस नए सीजन में हमें लीन फैंग से रिलेटेड कई सारी मिस्ट्रीज के बारे में बताया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बाकी सभी सीजन्स की तरह ही आपको यह सीजन भी पसंद आए। तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन एम्परर कालीन डिवाइन सन लिक्विड को अचीव करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी पावर लगातार बढ़ने लगती है और अब वह उसी पावर का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक ईवल बैरियर बनाता है, जिस बैरियर के ऊपर थंडर ड्रैगन के भी किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन लीन फैंग से बोलता है कि अब यहाँ पर लीन फैंग के पास बस एक ही रास्ता है, उसे अपनी डीमन मार्शल सोल का यूज करते हुए चारों ओर मौजूद डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा और यहाँ पर कालीन को और भी ज्यादा पावरफुल बनने से रोकने का बस यही एकमात्र रास्ता है। पर ज्यादा इवल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की वजह से लीन फैंग की मौत भी हो सकती है। यह सुनते ही लीन फैंग वहां पर कुछ सोचने लगता है और अब थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर मेरे पास एक गॉड लेवल टेक्निक है जिसका यूज करते हुए मैं कालीन के द्वारा बनाए गए इस बैरियर के अंदर जा सकता हूँ और इस समय मेरा उसी टेक्निक का यूज करना मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर मैंने कालीन के द्वारा प्रोड्यूस की गई इन सभी इवल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा, जिसके बाद कालीन को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा और वह इस पूरे यूनिवर्स पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ कालीन के द्वारा बनाए गए इस बैरियर के अंदर चले और उसे हराने में मेरी मदद करें। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, लीन फैंग तुम मेरे सक्सेसर हो जिसे मैंने खुद यहाँ पर चुना है, तो इस जगह तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी लीन फैंग अपनी उस टेक्निक का यूज करते हुए कालीन के द्वारा बनाए गए बैरियर में एक रास्ता बनाता है और अब वह थंडर ड्रैगन के साथ उस रास्ते से सीधा बैरियर के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर एंसेस्टर सूजू अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों के चारों ओर एक बैरियर बना देती है, जिससे उन सभी लोगों की बॉडी के ऊपर वहां मौजूद इवल एनर्जी से कोई भी असर ना हो। अब लीन फैंग जैसे ही थंडर ड्रैगन के साथ उस बैरियर के अंदर पहुंचता है, वह देखता है कि वहां पर बैठा कालीन डिवाइन सन लिक्विड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखते ही वह डीमन रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालता है और अब उस पॉट के अंदर से निकलकर साउजू भी बाहर आता है, जो वहां पर चारों ओर मौजूद इवल एनर्जी को देखकर बोलने लगता है, कालीन सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसने अब तक यहाँ पर हार नहीं मानी है और यह अभी भी फाइट करना चाहता है। तभी थंडर ड्रैगन साउजू से बोलता है, मैं यहाँ पर डिवाइन सन लिक्विड की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम कालीन के ऊपर अटैक करके उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करो। यह सुनते ही साउजू अपने डीमन रिफाइनिंग पॉट का यूज करते हुए कालीन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी कालीन बोलता है, बेवकूफ क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम यहाँ पर बस अपनी इतनी सी पावर का यूज करते हुए मुझे फाइट में हरा सकते हो? यह तुम्हारी गलतफहमी है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह डीमन रिफाइनिंग पॉट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे डीमन रिफाइनिंग पॉट का अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ उस अटैक से साउजू भी वहां पर घायल हो जाता है, क्योंकि कालीन ने अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए डिवाइन सन लिक्विड को एक ब्लैक लोटस में कन्वर्ट कर दिया होता है, जो कि एक डेमोनिक लोटस होता है और उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इवल एनर्जी होती है। अब यह देखते ही थंडर ड्रैगन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस ब्लैक लोटस के ऊपर अटैक करता है और वह उस ब्लैक लोटस के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लीन फैंग सोचने लगता है, मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, सीनियर थंडर ड्रैगन अब तक यहाँ पर मुझसे अपनी पावर को छिपा रहे थे, यह सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन एक दूसरा थंडर अटैक करते हुए ब्लैक लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर ब्लैक लोटस की एनर्जी वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वहां पर चारों ओर बिखर जाती है। पर थंडर ड्रैगन उसे इग्नोर करते हुए कालीन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, पर कालीन काफी तेजी से उस जगह से हटते हुए थंडर ड्रैगन के अटैक को डॉज कर लेता है। पर उसी वक्त साउजू डीमन रिफाइनिंग पॉट का यूज करते हुए कालीन को दोबारा से उसके अंदर कैद कर लेता है और अब वह इस बार डीमन रिफाइनिंग पॉट को खा जाता है, जिससे कालीन की हल्की सी भी एनर्जी डीमन रिफाइनिंग पॉट से बाहर न निकल सके। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर चारों ओर फैले हुए ब्लैक लोटस की एनर्जी को एक जगह पर कैद कर लेते हैं और अब वह उन सभी एनर्जी को आपस में मर्ज करते हुए एक डार्क एनर्जी बॉल बनाते हुए लीन फैंग के पास आते हैं और बोलते हैं, लीन फैंग तुम्हें इस इवल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, वरना यह इवल एनर्जी अगर किसी डीमन को मिल गई तो वह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद मैं अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए भी उस डीमन को नहीं रोक पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस इवल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो। साथ ही साथ इस फाइट की वजह से मेरी काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर खर्च हो गई है, इसीलिए अब मैं एक गहरी नींद में जा रहा हूँ, तो मुझे नींद से उठाने के लिए तुम्हें मुझे कई सारे डिवाइन लिक्विड के बॉटल देने पड़ेंगे और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नींद से जगाने के लिए काफी कीमती ट्रेजर्स मुझे खिलाओगे, तो अपने इस प्रॉमिस के बारे में भूलना मत। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन लीन फैंग के सोल सी के अंदर चला जाता है
और अब लिनफेंग उसी जगह पर बैठकर उस डार्क लोटस की इवल एनर्जी को रिफाइन करने लगता है, जिससे उसकी डीमन मार्शल सोल की पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। पर उस ब्लैक लोटस के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इवल एनर्जी होती है, जिसे लिनफेंग कई दिनों तक रिफाइन करता है, पर इसके बावजूद वह 1% से ज्यादा इवल एनर्जी को रिफाइन नहीं कर पाता है। अब देखते ही देखते 1 महीने का टाइम बीत जाता है, पर अब तक लिनफेंग उस ब्लैक लोटस को रिफाइन नहीं कर पाया होता है। दूसरी ओर मैंगटियान और बाकी सभी लोग लिनफेंग के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर मैंगटियान लिनफेंग के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान होते हुए बोल रहा होता है, पिछले 1 महीने से अंकल फेंग उस बैरियर के अंदर कैद है और पता नहीं उस बैरियर के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। क्या मैं अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर सील को डिस्ट्रॉय कर दूं? तभी ब्लू मैंगटियान के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, कहीं मास्टर लिनफेंग उस बैरियर सील के अंदर डीमन एम्परर कालीन से फाइट करते करते मारे तो नहीं गए? यह सुनते ही साउटियान गुस्से में ब्लू को मारते हुए बोलता है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मेरे मास्टर एक सुप्रीम बीइंग है, वह इतनी आसानी से नहीं मर सकते हैं। तभी टाइसेक्ट का एक डिसाइपल बोलता है, मैं मानता हूँ कि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर डार्क डीमन एम्परर भी कमजोर नहीं था, तो क्या पता फाइट के दौरान लिनफेंग काफी ज्यादा घायल हो गया हो, जिस वजह से वह वहीं पर मर गया हो। यह सुनते ही साउटियान गुस्से में उसके ऊपर भी अटैक करने लगता है। यह सुनकर मैंगटियान वहां पर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी एंसेस्टर सूजू आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिनफेंग के द्वारा सेट किया गया बैरियर सील अभी भी इस जगह पर मौजूद है, जिससे यह साबित होता है कि लिनफेंग अभी भी यहाँ पर जिंदा है। तो हमें कुछ और दिनों तक लिनफेंग के बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। यह सुनते ही मैंगटियान एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर 1 और महीने तक अंकल फेंग के बाहर आने का इंतजार करूंगा, पर अगर वह 1 महीने के अंदर इस बैरियर सील से बाहर नहीं निकलते हैं तो मैं अपनी पावर का यूज करते हुए इस बैरियर सील को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब देखते ही देखते 1 और महीने का टाइम वहां पर बीत जाता है, पर अब तक लिनफेंग उस बैरियर सील से निकलकर बाहर नहीं आता है, जो देखते ही मैंगटियान गुस्से में उस बैरियर सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी एंसेस्टर सूजू उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं मैंगटियान, तुम इस बैरियर सील को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। पर मैंगटियान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी ब्लू बोलता है, मास्टर, क्या पता वह डीमन एम्परर अभी भी वहां पर जिंदा हो और इस बैरियर सील ने ही उस डीमन एम्परर को यहाँ पर कैद करके रखा हो, तो आपको इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तभी मैंगटियान बोलता है, मैं यहाँ पर अब और ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरी मदर के पास वापस जाना है, क्योंकि अगर मैं जल्दी मदर के पास नहीं पहुंचा तो जबरदस्ती उनकी वहां पर शादी करवा दी जाएगी, जो मैं नहीं होने दे सकता हूं। और अगर मैंने जल्द ही अपने ग्रैंडफादर की कल्टीवेशन को रिकवर नहीं किया तो हुआंगफू क्वेंटियान जबरदस्ती मेरी मदर से शादी कर लेगा। यह सुनते ही साउटियान सोचने लगता है, आखिर इस जगह पर कौन बेवकूफ है जो मेरे मास्टर की वाइफ से शादी करना चाहता है। शायद से उसके अच्छे दिन यहाँ पर खत्म हो गए, इसीलिए वह ऐसी गुस्ताखी करने के बारे में सोच रहा है। तभी मैंगटियान बोलता है, मैं बस यहाँ पर 1 और दिन इंतजार करूंगा, और अगर 1 दिन में अंकल फेंग इस बैरियर सील से निकलकर बाहर नहीं आते हैं तो मैं अपनी पावर का यूज करते हुए इस सील को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी उस जगह पर एंसेस्टर यांगसू की एंट्री होती है, जिसे देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। अब एंसेस्टर यांगसू बोलते हैं, तुम सभी लोगों को लिनफेंग के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लिनफेंग बिल्कुल ठीक है, वह बस अभी इस बैरियर सील के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, क्योंकि कालीन के मरने के बावजूद अभी यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ईवल एनर्जी मौजूद है। तो लिनफेंग उन सभी ईवल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता है, जिससे फ्यूचर में कोई भी डीमन दोबारा से कालीन न बन सके। यह सुनते ही मैंगटियान बोलता है, तो आखिर अंकल फेंग इस जगह से बाहर कब निकलेंगे? यांगसू बोलता है, वह ईवल एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे रिफाइन करने में लिनफेंग को अभी कई और महीनों का टाइम लग सकता है, पर तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लिनफेंग के ऊपर पूरा यकीन है, वह उस ईवल एनर्जी को पूरी तरीके से रिफाइन करने के बाद बिल्कुल सही सलामत इस बैरियर सील के अंदर से बाहर निकलेगा। पर मैंगटियान, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो और तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी है, और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें अभी तुम्हारे घर पहुंचा सकता हूँ। मैंगटियान बोलता है, नहीं सीनियर, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अंकल फेंग का यहाँ पर 1 और महीने तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, और अगर 1 महीने के अंदर अंकल फेंग वापस नहीं लौटते हैं तो आप हमें इस फॉरबिडन एरिया से बाहर भेज दीजिएगा। यह सुनते ही एंसेस्टर यांगसू वहां से चले जाते हैं। अब 1 और महीना वहां पर बीत जाता है, पर अभी भी लिनफेंग उस बैरियर सील से निकलकर बाहर नहीं आता है। तभी एंसेस्टर यांगसू वहां पर आते हुए बोलते हैं, मैंगटियान, तुमने कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर लिनफेंग इस बैरियर से बाहर नहीं निकलता है तो तुम इस जगह पर और लिनफेंग का इंतजार नहीं करोगे, तो टाइम आ गया है इस फॉरबिडन एरिया से तुम्हारे बाहर जाने का। अब यह सुनते ही मैंगटियान वहां से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और अब मैंगटियान के साथ टाइसेक्ट और बाकी सभी सेक्ट के डिसाइपल्स भी उस जगह से बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, जो देखते ही एंसेस्टर यांगसू अपनी पावर का यूज करते हुए
उन्हें वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देते हैं। पर वहां पर साउटियान उसी जगह पर रुककर लीन फैंग के बाहर आने का इंतजार करने का फैसला करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्लेम वैली, ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस तीनों के ही मास्टर एक जगह पर खड़े होकर अपने अपने डिसाइपल्स के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर मास्टर चू भी काफी बेसब्री से टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स का इंतजार कर रहे होते हैं और उनके साथ वहां पर टाई सेक्ट के ग्रेट एल्डर भी खड़े होते हैं। तभी वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसे देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और अब मैंगटियान बाकी सभी लोगों के साथ उस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जिन्हें देखते ही सभी लोग काफी हैरानी से उन्हीं की ओर देखने लगते हैं। और अब फॉरबिडन एरिया से बाहर आते ही ब्लू चिल्लाते हुए बोलता है, फाइनली हम उस मनहूस जगह से बाहर आ ही गए और अब मैं यहाँ पर खुली हवा में सांस लेकर सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब एल्डर चू भागते हुए जाकर अपने सभी डिसाइपल्स को वहां पर वेलकम करते हैं। दूसरी ओर फ्लेम वैली का मास्टर भागते हुए क्विनर के पास जाता है और अब वह उसे देखते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो, तुम्हारा भाई सांग्यू कहाँ है। अब क्विनर रोते हुए उसे बताती है कि सांग्यू डीमंस के हाथों उस जगह पर मारा गया और सांग्यू के साथ साथ स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स भी वहां पर मारे गए। वह बस अकेली ही वहां से जिंदा बचकर वापस आने में कामयाब हो पाई है। यह बोलते हुए वह रोने लगती है, जो सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब फ्लेम वैली का मास्टर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम यह क्या बोल रही हो, सच सच बताओ, कहीं उन्हें लीन फैंग ने तो यहाँ पर नहीं मारा है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स यहाँ पर जिंदा है और हमारे सभी डिसाइपल्स यहाँ पर मारे गए? हमसे सच कहो, क्या उन सभी लोगों को लीन फैंग ने मारा है? क्विनरू बोलती है, नहीं, उन सभी लोगों को फॉरबिडन एरिया के डीमंस ने मारा है। यह सुनते ही सभी लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी ओर एल्डर चू अपने सभी डिसाइपल्स को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह अपनी ग्रैंड डॉटर चूलियान से पूछते हैं कि आखिर लीन फैंग कहाँ है। लीन फैंग को भी तुम लोगों के साथ ही यहाँ पर आना चाहिए था, तो आखिर वह फॉरबिडन एरिया से बाहर क्यों नहीं आया? अब चूलियान की साथी एल्डर चू को बताती है कि फॉरबिडन एरिया में उनका सामना डीमंस के साथ हो गया था, पर लीन फैंग ने सही टाइम पर वहां पर पहुंचकर उन सभी लोगों की जान बचा ली और वह उसी जगह पर रुककर उन सभी डीमंस की ईवल एनर्जी का सामना करने लगा। और काफी टाइम बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटा तो हम सभी लोग फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गए। तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अंकल फैंग पर पूरा यकीन है, वह जल्द ही वापस लौटेंगे। और तो और फाइट के दौरान डीमन एम्परर ने खुद अंकल फैंग से कहा था कि वह एक सुप्रीम जीनियस है और उनका मुकाबला यंगर जनरेशन में कोई भी नहीं कर सकता है। अब मैंगटियान यह बोल ही रहा होता है कि तभी ऊपर आसमान से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और ऊपर आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी उन्हें बादलों में किसी का चेहरा दिखाई देता है और यह चेहरा इस वर्ल्ड के गार्डियन गॉड का होता है, जिसे देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। तभी वह गार्डियन गॉड मैंगटियान के ऊपर अपनी नजर डालता है। यह देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर गार्डियन गॉड ने मैंगटियान को यहाँ पर गॉड्स पनिशमेंट के लिए क्यों चुना है? वहीं पर खड़ा मैंगटियान भी हैरान होते हुए बोल रहा होता है, मेरी कल्टीवेशन तो अभी बस टोंगटियांग रैलम की है, तो आखिर मेरी पावर की वजह से यहाँ पर हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण कैसे हो रहा है? दूसरी ओर स्वॉर्ड अलायंस, ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और बोलने लगते हैं, यह तो गॉड्स पनिशमेंट है, अगर इसका एक भी अटैक हमें लग गया तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। यह बोलते हुए वह सभी लोग काफी तेजी से मैंगटियान से दूर हट जाते हैं। वहीं पर स्वॉर्ड अलायंस का एक मास्टर बोलता है, इस बच्चे को यहाँ पर गॉड्स पनिशमेंट के लिए चुना गया है क्योंकि शायद से यह फॉरबिडन एरिया से किसी फॉरबिडन ट्रेजर को अपने साथ उठा लाया है। अब उस पर्सन के मुंह से यह सुनते ही मैंगटियान को याद आता है कि उसके पास वह डिवाइन पर्ल है, जिस डिवाइन पर्ल का यूज करके सभी एंशिएंट डीमंस को डीमन टावर के अंदर कैद करके रखा गया था। वह उस डीमन पर्ल को बिना रिफाइन किए अपने साथ इस वर्ल्ड में ले आया है, जिस वजह से इस वर्ल्ड के गार्डियन गॉड उसे पनिश करना चाहते हैं। अब एल्डर चू मैंगटियान के पास आते हुए बोलते हैं, मैंगटियान तुमने यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें कोई ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बस तुम्हारे ऊपर 3-4 खतरनाक स्ट्राइक होंगे और अगर तुम उस स्ट्राइक को सर्वाइव कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपनी डिवाइन बॉडी का यूज करते हुए उन सभी स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकते हो। यह सुनते ही मैंगटियान बोलता है, एल्डर मैं सब कुछ समझ गया, तो अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर और एल्डर चू दोनों भी मैंगटियान से दूर हट जाते हैं। तभी मैंगटियान के ऊपर एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक होता है, पर मैंगटियान अपनी डिवाइन बॉडी का यूज करते हुए उस थंडर स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। दूसरी ओर यह देखकर एल्डर चू के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, यह थंडर स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर यह मुझे लगा होता तो पलक झपकते ही मेरी भी यहाँ पर मौत हो जाती। तभी मैंगटियान के ऊपर पहले से भी 2 गुनी ज्यादा खतरनाक थंडर स्ट्राइक आगे बढ़ती है, जिसे देखते ही मैंगटियान
अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस थंडर स्ट्राइक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मैंटियान के पास फिनिक्स मार्शल सोल देखकर आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर यह देखकर एल्डर चू और ग्रेट एल्डर आपस में बात करने लगते हैं। आखिर मैंटियान के पास मौजूद यह फिनिक्स मार्शल सोल बिल्कुल लिन फेंग के पास मौजूद फिनिक्स मार्शल सोल जैसी क्यों है। तभी एल्डर चू बोलते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। मैंटियान के पास भी स्वॉर्ड मार्शल सोल है, साथ ही साथ फिनिक्स मार्शल सोल, वह भी एक गॉड लेवल की फिनिक्स मार्शल सोल। और मैंने सुना है कि लिन फेंग के पास भी स्वॉर्ड मार्शल सोल है और गॉड लेवल की फिनिक्स मार्शल सोल। तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? कहीं मैंटियान और लिन फेंग एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? दूसरी ओर मैंटियान के ऊपर 3-4 और काफी ज्यादा खतरनाक थंडर स्ट्राइक होते हैं, पर मैंटियान अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए काफी आसानी से उन सभी थंडर स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर अपनी जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं, इस बच्चे के पास सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और इस बच्चे की पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी क्विनरू उन्हें बताती है कि जैसे ही वह लोग फॉरबिडन एरिया में पहुंचे थे, किसी वजह से वह सभी लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे और इसी बीच मैंटियान और लिन फेंग को काफी खतरनाक पावर्स मिली। यह सुनते ही फ्लेम वैली का मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, शायद से लिन फेंग और मैंटियान दोनों को ही फॉरबिडन एरिया में एंशिएंट इनहेरिटेंस मिला है, जिसकी वजह से इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और मेरे ख्याल से मैंटियान के पास काफी कीमती ट्रेजर्स भी होंगे जिन्हें वह अपने साथ बिना रिफाइन किए यहाँ पर ले आया है और उसी वजह से उसे यह गॉड्स पनिशमेंट मिल रही है। और अगर मैंटियान ने अब तक उन सभी ट्रेजर्स को रिफाइन नहीं किया है तो हम उससे यह सभी ट्रेजर्स बिना किसी प्रॉब्लम के छीन सकते हैं। दूसरी ओर मैंटियान का पनिशमेंट खत्म हो जाता है, जो देखते ही ब्लू काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बाकी सभी लोगों के साथ भागते हुए मैंटियान के पास आता है। तभी एल्डर चू मैंटियान के पास आते हुए बोलते हैं, मैंटियान मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हें यह फिनिक्स मार्शल सोल कहाँ से मिली। मैंटियान बोलता है, इस बारे में मुझे भी नहीं पता, मैं बस एक प्रॉब्लम में फंस गया था जिस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने अपनी ब्लड लाइन पावर को अवेक किया और तभी मुझे मेरी ब्लड लाइन के अंदर से यह फिनिक्स मार्शल सोल मिली। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर हैरान होते हुए बोलते हैं, तो तुम कहना चाहते हो कि यह फिनिक्स मार्शल सोल तुम्हें तुम्हारी ब्लड लाइन के अंदर मिली। तुम्हारे फिनिक्स मार्शल सोल की पावर गॉड लेवल की है। यह देखकर मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। साथ ही साथ अब मैं यह जानने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर तुम्हारे फादर कौन है जिनसे तुम्हें इतनी ज्यादा खतरनाक ब्लड लाइन मिली है। मैंटियान बोलता है, मुझे मेरे फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरी मदर ने बस मुझे इतना बताया है कि मेरे फादर एक हीरो है जो अभी किसी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर सोचने लगते हैं, मैंटियान की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फादर किसी स्मॉल वर्ल्ड के वॉरियर है जो उस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आखिर एक स्मॉल वर्ल्ड के वॉरियर के पास गॉड लेवल की फिनिक्स मार्शल सोल कहां से आ सकती है। यह सोचते हुए ग्रेट एल्डर बोलते हैं, मैंटियान मैं खुद तुम्हारी मदर से मिलकर उनसे तुम्हारे फादर के बारे में और भी चीजें जानना चाहता हूँ। और अब वह पीछे मुड़कर फ्लेम वैली, ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस के मास्टर की ओर देखते हैं जो कि वहां पर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं और अब उन्हें देखते ही ग्रेट एल्डर बोलते हैं, अब हमारा इस जगह पर रहना सेफ नहीं, तो हमें जल्द से जल्द टाई सेक्ट वापस लौट जाना चाहिए। मैंटियान बोलता है, पर क्या आप इस जगह पर रुककर अंकल फैंग के लौटने का इंतजार नहीं करोगे? ग्रेट एल्डर बोलता है, नहीं, यह जगह अब सेफ नहीं, तो हमें जल्द से जल्द टाई सेक्ट में पहुंचना होगा, वरना यहाँ पर हम सभी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। यह बोलते हुए वह मैंटियान को अपने साथ लेकर टाई सेक्ट की ओर काफी तेजी से निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हमें स्वॉर्ड अलायंस के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि क्विनरू से बोल रहा होता है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हमारे साथ हाथ मिला लो, हम मैंटियान के पास मौजूद सभी ट्रेजर और इनहेरिटेंस उससे छीन लेंगे, जिससे हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यह करने के अलावा तुम्हारे पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन एरिया से तुम अकेली वापस लौटी हो, वो भी बिना किसी ट्रेजर और इनहेरिटेंस के, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। अब यह सुनते ही क्विनयू उन लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट, स्वॉर्ड अलायंस और हेवनली पैलेस के सभी एल्डर्स और मास्टर्स इकट्ठा हुए होते हैं और उनके बीच में खड़ी क्विनयू फॉरबिडन एरिया में जो भी कुछ हुआ उन्हें उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बता रही होती है। अब क्विनयू की पूरी बात सुनने के बाद फ्लेम वैली का मास्टर बोलता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि लिन फेंग को सच में काफी कीमती ट्रेजर्स मिले, जिन ट्रेजर्स की वजह से उसकी पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई और उन्हीं ट्रेजर्स का यूज करते हुए उसने वहां पर मौजूद डीमन एम्परर को फाइट में टक्कर दिया। पर डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिससे लिन फेंग नहीं जीत पाया और उसी जगह पर अटक कर रह गया। पर मैंटियान लकी निकला, वह वहां से वापस लौट आया और हमें यह बात पता है कि मैंटियान के पास अभी काफी कीमती फॉरबिडन एरिया से लाए गए ट्रेजर्स मौजूद है जिसे अब तक उसने रिफाइन भी नहीं किया है। यह सुनते ही स्वॉर्ड अलायंस का मास्टर बोलता है, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है।
अगर हम मैंगटियान के पास मौजूद ट्रेजर्स को छीन ले तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट की मास्टर बोलती है, अगर मैंगटियान के पास मौजूद एक भी ट्रेजर हमें मिल जाए तो हमारे सेक्ट की पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंगटियान से उस ट्रेजर को छीनने के लिए हम तीनों सेक्ट को आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टाई सेक्ट मैंगटियान को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अब उन तीनों की बात सुनकर वहां पर बैठा एक मास्टर बोलता है, तुम तीनों बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, अगर वह ट्रेजर्स हमें मिल जाए तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर यह एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, तो मैं इस बारे में क्लैंस के सुप्रीम एल्डर्स से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला सुनाऊंगा। वहीं पर खड़ी क्विनरू सोच रही होती है, तीनों फोर्सेस ने यहाँ पर आपस में हाथ मिला लिया है और इन्होंने यह फैसला किया है कि यह टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। साथ ही साथ यह मैंगटियान को मारकर उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर और इनहेरिटेंस उससे छीन लेंगे। पर लिनफेंग और मैंगटियान ने फॉरबिडन एरिया में मेरी जान बचाई है, तो मैं मैंगटियान के साथ यह सब कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ भी करके टाई सेक्ट और मैंगटियान को इन सभी चीजों के बारे में पहले ही इन्फॉर्म करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है, जो कि 5 महीने तक लगातार कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली उस ब्लैक लोटस को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है। और अब उसकी कल्टीवेशन वहां पर टोंगटियांग रैलम के 6th लेवल की हो चुकी होती है। साथ ही साथ उसकी पावर ट्रू गॉड रैलम की हो चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसके सामने एक वॉइड पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते यांगसू उसके सामने आते हुए बोलता है, लिनफेंग तुमने कालीन के द्वारा प्रोड्यूस की गई सभी इवल एनर्जी को फाइनली रिफाइन कर ही लिया। यह बोलते हुए मास्टर यांगसू लिनफेंग को उस फॉरबिडन डंजन से बाहर निकालते हैं और अब वह बोलते हैं, हमारी एग्रीमेंट के हिसाब से तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम कालीन को मार दोगे तो तुम वह डीमन रिफाइनिंग पॉट मुझे वापस कर दोगे। यह बोलते हुए वह लिनफेंग के पास से अपना डीमन रिफाइनिंग पॉट वापस ले लेता है। तभी साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए लिनफेंग के पास आता है और बोलता है, मास्टर मैं इतने दिनों से आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहा था और फाइनली आप वापस आ ही गए और मैंने आपको यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा मिस किया। तभी युन भागते हुए लिनफेंग के पास आते हुए बोलती है, लिनफेंग आखिर तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, मेरी सिस्टर यान तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी लिनफेंग बोलता है, आखिर मैंगटियान और बाकी सभी लोग कहाँ पर है। अब साउटियान उसे बताता है कि कोई जबरदस्ती यहाँ पर मैंगटियान की मदर से शादी करना चाहता है, जिस बात को लेकर मैंगटियान काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए वह आपका यहाँ पर और दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता था और वह इस जगह से बाहर चला गया। अब यह सुनते ही लिनफेंग सोचने लगता है, पता नहीं क्यों जब भी मैं मैंगटियान को देखता हूँ मुझे क्वीन क्यू की याद आती है, तो कहीं क्वीन क्यू ही मैंगटियान की मदर तो नहीं। मुझे इस बारे में जल्द से जल्द पता करना हो। यह सोचते हुए वह तुरंत वहां से बाहर निकलने का फैसला करता है, जो सुनते ही एंसेस्टर सूसू, मिस यांग और युन तीनों ही परेशान हो जाती है। और अब युन लिनफेंग के पास भागते हुए आती है और उससे बोलती है कि क्या वह उन सभी लोगों को यहाँ से बाहर लेकर नहीं जाने वाला है। और लिनफेंग एक बार को उन सभी लोगों को यहाँ पर छोड़ सकता है, पर वह उसकी बहन यांग को यहाँ पर कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि मिस यांग लिनफेंग से काफी ज्यादा प्यार करती है। तभी साउटियान उड़ते हुए युन से बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर तुम लोगों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वह एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं और वह जल्द ही तुम लोगों को लेने के लिए वापस लौटेंगे। और तो और मेरे मास्टर तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। यह सुनते ही लिनफेंग साउटियान को मारते हुए चुप करा देता है और अब वह युन से बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही अपना काम खत्म करके तुम सभी लोगों को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए वापस लौटूंगा। और तो और मैंने सीनियर यांगसू से यह प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी यांग फैमिली को इस फॉरबिडन एरिया से बाहर लेकर जाऊंगा, तो आखिर मैं अपने द्वारा किए गए प्रॉमिस को तोड़ कैसे सकता हूँ। यह सुनते ही युन लिनफेंग को एक किस देते हुए बोलती है वह इस जगह पर लिनफेंग का इंतजार करेगी, तो लिनफेंग जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आए। अब लिनफेंग उड़ते हुए वहां से जाने लगता है, तभी मास्टर यांगसू लिनफेंग से बोलते हैं, तो क्या तुम अभी तुरंत इस जगह से बाहर निकल रहे हो या फिर तुम यहाँ पर अभी कुछ ढूंढना चाहते हो। तभी लिनफेंग अपने पास से सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई की एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर इस स्वॉर्ड की हाफ सोल को ढूंढना चाहता हूँ, जिसे मैं अपने साथ यहाँ से लेकर बाहर जा सकूं। अब सुप्रीम स्वॉर्ड टाई की पावर को देखते ही मास्टर यांगसू उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं, यह तो मेरी एक पुरानी दोस्त हुआ करती थी और मुझे पता है कि इसकी हाफ सोल अभी कहाँ पर मौजूद है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके सुप्रीम स्वॉर्ड टाई की हाफ सोल को अपने पास मंगाते हैं और अब वह हाफ सोल लिनफेंग को देते हुए बोलते हैं, लिनफेंग मैं यह सोल तुम्हें देता हूँ, पर यहाँ पर तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत और मेरी यांग फैमिली को इस जगह से आजाद करने के लिए वापस जरूर लौटना।
यह बोलते हुए वह उस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाते हैं जिससे लिनफेंग वहां से बाहर जा सके। अब लिनफेंग एंसेस्टर यांगसू को थैंक्स करते हुए उनसे बोलता है कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। यह बोलते हुए वह उस फॉर्मेशन पोर्टल के रास्ते फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाता है। अब लिनफेंग के वहां से जाते ही एंसेस्टर यांगसू बोलते हैं टाइम आ गया है इस फॉरबिडन एरिया में मौजूद एंशिएंट डीमन क्लैन की जड़ों को खत्म करने का। और अब एंसेस्टर यांगसू एक जगह पर आते हैं जहां पर उन्होंने कालीन की रियल बॉडी को कैद करके रख रखा होता है। वहीं पर कालीन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यांगसू एक न एक दिन मैं इस जगह से आजाद हो जाऊंगा जिसके बाद तुम्हारा मरना तय है और तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी यांग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी एंसेस्टर यांगसू बोलते हैं, बेवकूफ तुम यहाँ पर फ्यूचर के सपने देख रहे हो पर मैं आज इसी वक्त तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ। यह बोलते हुए वह कालीन के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देते हैं जिसके बाद वह डीमन रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि आज यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे डीमन क्लैन के एक एक मेंबर को जान से मार दूंगा। तभी कालीन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, यांगसू तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। तुमने यहाँ पर लिनफेंग को अपनी चाल में फंसाकर उसकी पावर से अपने डीमन रिफाइनिंग पॉट को यहाँ पर रिपेयर करवा लिया जिससे तुम मुझे और मेरे पूरे डीमन क्लैन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सको। पर तुम्हें नहीं पता है कि तुम आज मुझे मारकर यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे डीमन क्लैन में मुझसे भी ज्यादा पावरफुल डीमंस मौजूद है जो एक ना एक दिन मुझे ढूंढते हुए तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे जिसके बाद वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और एक काफी ज्यादा दर्दनाक मौत देंगे। पर एंसेस्टर यांगसू डीमन रिफाइनिंग पॉट की पावर को बढ़ाते हुए कालीन की बॉडी को वहां पर रिफाइन कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग साउटियान के साथ उस फॉरबिडन एरिया से बाहर आ चुका होता है। वहीं पर साउटियान खुश होते हुए बोल रहा होता है कि फाइनली मैं टोंगटियांग रैलम पर पहुंच चुका हूँ और अब जब मैं अपनी इस पावर के साथ अपने क्लैन में वापस लौटूंगा तो सभी ब्लू बर्ड मुझे देखते ही हैरान हो जाएंगे जिसके बाद वह सभी लोग मुझे अपना भगवान मानकर मेरी पूजा करने लगेंगे और फिर मैं अपनी पूरी लाइफ आराम करते हुए बिताऊंगा। पर तभी आसमान में काफी घने बादल छा जाते हैं और वहां पर काफी खतरनाक बिजली चमकने लगती है जिसे देखते ही साउटियान डर जाता है और अब वह बोलता है, यह तो गॉड्स पनिशमेंट है। मैंने पहले भी इसका सामना किया है पर यह पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक है और आखिर यहाँ पर गॉड मुझे क्यों पनिश करना चाहते हैं। लिनफेंग बोलता है, साउटियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अगर चाहो तो मेरे सोल सी के अंदर छिप सकते हो। जो सुनते ही साउटियान लिनफेंग के सोल सी के अंदर जाकर छिप जाता है। तभी लिनफेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक होता है जिसे देखते ही लिनफेंग अपने गोल्डन बेल का यूज करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर उस थंडर स्ट्राइक से टकराते ही उसके द्वारा बनाया गया गोल्डन बेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग तुम फॉरबिडन एरिया से अपने साथ काफी ज्यादा खतरनाक ईवल एनर्जी को लेकर आए हो जिस वजह से यहाँ पर गॉड्स पनिशमेंट तुम्हें मिल रही है। तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपने द्वारा जमा की गई ईवल एनर्जी का यूज मत करना वरना तुम्हारी वह पावर इस वर्ल्ड में मौजूद और भी ज्यादा पावरफुल गॉड्स को तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करेंगी और अगर किसी भी पावरफुल गॉड की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो फिर तुम्हें यहाँ पर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन दोबारा से सोल सी के अंदर जाकर सो जाता है। तभी लिनफेंग के सामने वह गार्डियन गॉड आता है जिसे देखते ही लिनफेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वह गार्डियन गॉड अपनी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग के पास मौजूद सभी डिवाइन लेवल स्वॉर्ड और गॉड लेवल स्वॉर्ड्स के बारे में पता कर लेता है और बोलता है, फॉरबिडन एरिया से तुम इतने ज्यादा खतरनाक वेपन्स लेकर बाहर आ रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है तो अब तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। यह बोलते हुए वह गार्डियन गॉड एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिनफेंग अपने पास मौजूद सभी डिवाइन लेवल स्वॉर्ड और गॉड लेवल स्वॉर्ड को आपस में मर्ज करते हुए अपनी स्वॉर्ड मार्शल सोल की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और काफी तेजी से उस जाइंट स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है जिससे वह जाइंट स्वॉर्ड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उस अटैक के प्रेशर की वजह से लिनफेंग भी वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वह गार्डियन गॉड बोलता है, बेवकूफ क्या यहाँ पर तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से एक दूसरे जाइंट स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिनफेंग अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए अपने पास मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को मर्ज करके एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बनाता है और अब वह अपनी सोल बॉडी के साथ उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए जाइंट स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वह जाइंट स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उसके पावर प्रेशर से लिनफेंग घिसटते हुए पीछे जाता है। तभी वह गार्डियन गॉड बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो और अब वह एक जाइंट स्पीयर से अटैक करते हुए लिनफेंग की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह जाइंट स्पीयर काफी तेजी से लिनफेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है जिसे देखते ही लिनफेंग उसे रोकने के लिए अपनी डीमन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है।
यह देखते ही गार्डियन गॉड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम फॉरबिडन एरिया से अपने साथ डेमोनिक एनर्जी को लेकर बाहर आए हो। अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने जाइंट स्पीयर से अटैक करते हुए लिन फैंग को वहाँ पर काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे लिन फैंग उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और अब वह गार्डियन गॉड लिन फैंग को मारने के लिए दोबारा से उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, पर तभी अचानक से लिन फैंग की फिनिक्स मार्शल सोल उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हुए उस गार्डियन गॉड के जाइंट स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उस फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को देखकर लिन फैंग की सोल सी के अंदर सो रहा थंडर ड्रैगन भी जग जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह किस तरह की पावर है। और तभी लिन फैंग की बॉडी के अंदर से उसकी ब्लड लाइन स्पिरिट निकलकर बाहर आती है, जो कि एक एंशिएंट गॉड होता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन और उस गार्डियन गॉड के होश उड़ जाते हैं। अब वह गार्डियन गॉड लिन फैंग की ब्लड लाइन स्पिरिट को देखते हुए बोलता है, तुम तो एक रियल गॉड हो, आखिर तुम इस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो। तभी वह रियल गॉड बोलता है, बेवकूफ, मैं बस तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि अगर तुमने लिन फैंग को टच भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वह गार्डियन गॉड बोलता है, मैं इस स्मॉल वर्ल्ड का गार्डियन गॉड हूँ, जिसे यहाँ पर इस वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करने के लिए रखा गया है, और मेरे यहाँ पर रहते कोई भी इस वर्ल्ड के रूल्स को नहीं तोड़ सकता है। और यहाँ पर भले ही अपने वर्ल्ड के रूल्स को टूटने से बचाने के लिए मुझे तुम्हारा ही सामना क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनते ही वह रियल गॉड बोलता है, तो क्या तुम सच में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। और अब वह स्माइल करते हुए उस गार्डियन गॉड की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर उस गार्डियन गॉड की हालत खराब होने लगती है। तभी वह रियल गॉड अपनी पावर को रिलीज करता है। अब उस रियल गॉड की पावर को देखते ही गार्डियन गॉड की हालत खराब हो जाती है, और अब वह बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज शांत हो जाओ, मैं लिन फैंग को हर्ट नहीं करूंगा, पर मुझे मेरे इस वर्ल्ड के रूल्स को भी मेंटेन रखना है, इसके लिए प्लीज मेरी 1 मिनट बात सुनो। यह बोलते हुए वह उस रियल गॉड को एक एनर्जी बॉल देता है। तभी वह रियल गॉड बोलता है, आखिर यह क्या है। अब वह गार्डियन गॉड बोलता है, यह एनर्जी बॉल बस यहाँ पर लिन फैंग की डीमन मार्शल सोल और उन सभी ट्रेजर्स की पावर को सप्रेस कर देगा, जिसे लिन फैंग फॉरबिडन एरिया से यहाँ पर लेकर आया है, जिससे लिन फैंग उन ट्रेजर्स की पूरी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। और मेरे द्वारा दिए गए इस एनर्जी बॉल से ना ही यहाँ पर तुम्हारे ओरिजिन को कोई खतरा होगा और ना ही लिन फैंग को। मैं बस मेरे इस वर्ल्ड में पावर का बैलेंस बनाए रखना चाहता हूँ, तो प्लीज यहाँ पर शांत दिमाग से इस बारे में सोचो। यह सुनते ही रियल गॉड बोलता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा यह ऑफर मंजूर है। यह बोलते हुए वह वापस से लिन फैंग की ओर जाने लगता है। वहीं पर लिन फैंग की सोल सी के अंदर छिपा थंडर ड्रैगन यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी वह रियल गॉड थंडर ड्रैगन की ओर देखने लगता है, जो देखते ही वह थंडर ड्रैगन हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम मुझे देख कैसे सकते हो, मैं तो जेड बटरफ्लाई का एक ब्लड लाइन स्पिरिट हूँ, और बिना जेड बटरफ्लाई की पावर को अनलीश किए कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं देख सकता है। तभी वह रियल गॉड बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर और क्या क्या कर सकता हूँ, तो शांति से अपनी जगह पर जाकर सो जाओ, और अभी इस जगह पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में लिन फैंग को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यह बोलते हुए वह रियल गॉड दोबारा से लिन फैंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। अब उस गॉड के वहां से जाते ही थंडर ड्रैगन लिन फैंग की सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, आखिर वह गॉड था कौन, उसकी पावर मुझसे भी ज्यादा थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो वह सभी रियल गॉड से भी ज्यादा पावरफुल था, वह किंग गॉड था। पर मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल गॉड लिन फैंग की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, कहीं लिन फैंग किसी एंशिएंट गॉड का रेनकार्नेशन तो नहीं। और अब तक मुझे यहाँ पर लग रहा था कि लिन फैंग बस लकी है, जिस वजह से उसे इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स और ट्रेजर्स मिल जाते हैं और वह इतनी आसानी से उनके ऊपर कंट्रोल पा लेता है। पर अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह सब कुछ लिन फैंग के लक की वजह से नहीं, बल्कि उसकी ब्लड लाइन पावर की वजह से हो रहा था। साथ ही साथ अब मुझे यह भी समझ में आने लगा है कि आखिर लिन फैंग के पास इतनी ज्यादा पावरफुल फिनिक्स मार्शल सोल क्यों है, वो भी एक एंशिएंट गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल। मैंने सच में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन को अपना सक्सेसर चुना है, और आज यहाँ पर यह सब कुछ देखने के बाद मुझे और भी जल्द से जल्द लिन फैंग को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में लिन फैंग का सामना किन लोगों के साथ होने वाला है। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, चाहे जो भी हो, यह सब कुछ देखने में मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। और यह बोलते हुए वह दोबारा से लिन फैंग के सोल सी के अंदर जाकर सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइसेक्ट का हॉल दिखाया जाता है, जहां पर टाइसेक्ट के सभी मास्टर्स एक साथ बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उन्हें जब यह पता चलता है कि लिन फैंग ने टाइसेक्ट के सभी लोगों को बचाने के लिए डीमन एम्परर के साथ फाइट किया और वह उसकी पावर को सप्रेस करने के लिए उसी जगह पर रुक गया, तो सभी लोगों को यह लगने लगता है कि लिन फैंग ने टाइसेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया। और अब एक लेडी मास्टर बोलती है, लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन था।
अगर वह कुछ सालों तक और हमारे साथ रहकर यहाँ पर कल्टीवेशन करता तो वह हमारे सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन सकता था, जिस वजह से हमारा सेक्ट भी यहाँ पर वापस से हमारी टेरिटरी का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बन जाता। पर अफसोस लिन फेंग यहाँ पर मारा गया। तभी मैंगटियान बोलता है, आखिर आप सभी लोग यह किस तरह की बातें कर रहे हो? अंकल फेंग अभी भी जिंदा है, मैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी भी सेंस कर सकता हूँ। तभी टाई सेक्ट के मास्टर बोलते हैं, मैं भी यह आशा करता हूँ कि लिन फेंग यहाँ पर जिंदा हो, और अगर लिन फेंग उस जगह से सही सलामत वापस लौट आता है तो हमारा टाई सेक्ट नॉर्थर्न टेरिटरी का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। पर जब तक लिन फेंग वापस नहीं लौटता है तब तक मैंगटियान तुम्हें इस जगह पर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि लिन फेंग के जाने के बाद तुम ही यहाँ पर हमारे आखिरी सहारे बचे हुए हो, और अब तुम ही वह पर्सन हो जो हमारे टाई सेक्ट को दोबारा से नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा सकते हो। तभी सुप्रीम एल्डर बोलते हैं, हमें यहाँ पर मैंगटियान का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि फ्लेम वैली, स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट की गंदी नजर मैंगटियान के ऊपर है, और वह लोग मैंगटियान को हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी एक सोल्जर भागते हुए उस जगह पर आता है और अब वह सेक्ट के मास्टर से बोलता है, मास्टर, एक मिस्टीरियस पर्सन अचानक से हमारे सेक्ट के दरवाजे पर आया और उसने मुझे यह टोकन देते हुए मुझसे कहा कि हमारा टाई सेक्ट खतरे में है, तो मैं जल्द से जल्द यह टोकन आप तक पहुंचा दूं। अब टाई सेक्ट के पैट्रियार्क उस टोकन को देखते हैं तो उसके अंदर एक मैसेज होता है जिसे क्विनरू ने रिकॉर्ड करके उनके लिए उनके पास भेजा होता है। वहीं पर क्विनरू उन्हें बता रही होती है कि स्वॉर्ड अलायंस, ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और फ्लेम वैली तीनों ही सेक्ट ने आपस में हाथ मिला लिया है, और वह तीनों अपने अपने एंसेस्टर्स को लेकर कभी भी टाई सेक्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एल्डर चू बोलते हैं, मुझे लगा ही था कि एक ना एक दिन यह जरूर होगा। स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के फिराक में थे, और अब फ्लेम वैली ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया है। साथ ही साथ उनके पास अभी एक अच्छा मौका है हम पर अटैक करने का। वह तीनों एक साथ मिलकर हम पर अटैक करके मैंगटियान के पास मौजूद सभी कीमती ट्रेजर्स इससे छीनना चाहते हैं। और अब एल्डर चू मैंगटियान से बोलते हैं, मैंगटियान, इस जगह की सिचुएशन खराब होने वाली है, तो फिर क्यों ना तुम वापस अपने घर लौट जाओ। तभी वहां पर बैठी हुई एक लेडी मास्टर बोलती है, नहीं, हम यह नहीं कर सकते हैं, क्या पता उन तीनों सेक्ट के जासूस यहाँ पर चारों ओर फैले हो, और अगर उन्हें यह बात पता चल गई कि मैंगटियान वापस अपने घर जा रहा है तो वह रास्ते में ही मैंगटियान को कैद कर लेंगे। यह सुनते ही टाई सेक्ट के पैट्रियार्क खड़े होते हुए बोलते हैं, हमें यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंगटियान को बचाना होगा, पर हम अकेले यहाँ पर उन तीनों सेक्ट का सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। और अब वह मैंगटियान की ओर देखते हुए बोलते हैं, मैंगटियान, क्यों ना तुम अपने मैंग फैमिली के एंसेस्टर्स को यहाँ पर बुला लो। अब यह सुनते ही मैंगटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो सेक्ट के सभी लोगों को यह बताया था कि मैं चू फैमिली का मेंबर हूँ, तो आखिर सेक्ट के पैट्रियार्क को यह कैसे पता चल गया कि मैं चू फैमिली का नहीं बल्कि मैंग फैमिली का मेंबर हूँ। तभी पैट्रियार्क बोलते हैं, मैंगटियान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि कुछ महीनों पहले मास्टर मैंगजीबी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मदर तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है, पर मैंने उन्हें यहाँ की सभी सिचुएशन के बारे में समझाया, जिसके बाद वह यहाँ से वापस लौट गए। अब यह सुनते ही वहां पर खड़ी चूलियान सोचने लगती है, तो क्या मैंगटियान मेरी कजन क्विनक्यू का बेटा है? मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर मैंगटियान की दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट करते हुए ट्रेनिंग कर रही होती है। वहीं पर बगल में ही बैठी हुई क्विनक्यू मैंगटियान के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी मैंगटियान क्विनक्यू के द्वारा दिए गए एक जेड टोकन का यूज करते हुए क्विनक्यू को कॉन्टेक्ट करता है। अब मैंगटियान को देखते ही उसकी दोनों बहनें भागते हुए उसके पास आती हैं। तभी मैंगटियान बोलता है, मदर, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं फॉरबिडन एरिया से वापस लौट चुका हूँ, साथ ही साथ मैं वहां से काफी कीमती ट्रेजर्स भी लेकर आया हूँ, और उस ट्रेजर का यूज करते हुए हमारी मैंग फैमिली के एंसेस्टर अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, जिसके बाद कोई भी हमारे मैंग फैमिली को बुली नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही क्विनक्यू वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी मैंगटियान बोलता है, मदर, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही मैंग फैमिली में वापस आऊंगा और मैं उस जगह पर हुआनफू क्विंटियान को कुत्ते की तरह मारूंगा। अब यह सुनते ही मैंगटियान की दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं। वहीं पर क्विनक्यू बोल रही होती है, मैंगटियान, तुम सच में एक टैलेंटेड बच्चे हो, और अगर तुम्हारे फादर तुम्हें यह सब कुछ करते हुए देखते तो वह सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील करते। अब मैंगटियान उस जेड टोकन का यूज करते हुए अपने नाना को कांटेक्ट करता है। अब उसके ग्रैंडफादर मैंगटियान को देखते ही हैरान होते हुए बोलते हैं, मैंगटियान, मैं देख पा रहा हूँ कि पहले के मुकाबले तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। मैंगटियान बोलता है, इतना ही नहीं, मैंने फॉरबिडन एरिया से कई सारे इनहेरिटेंस प्राप्त किए हैं, साथ ही साथ मेरे पास काफी कीमती ट्रेजर्स हैं, और अगर मैं चाहूँ तो आपको वह ट्रेजर्स दे सकता हूँ जिसका यूज करके आप अपनी मैंग फैमिली के एंसेस्टर की कल्टीवेशन को रिकवर कर सकते हो।
यह सुनते ही मैंगटियान के ग्रैंडफादर खुश होते हुए बोलते हैं, तो आखिर तुम्हें यहाँ पर किस बात का इंतजार है? जल्दी से उन सभी ट्रेजर्स को लेकर मेरे पास आओ। अगर लॉर्ड यूनमैंग की कल्टीवेशन यहाँ पर रिकवर हो जाती है तो हमारे मैंग फैमिली की ओर कोई भी नजरें उठाकर नहीं देख पाएगा, और ऐसा करने की वजह से तुम हमारी मैंग फैमिली के हीरो बन जाओगे। मैंगटियान बोलता है, आखिर इस जगह पर हीरो बनना कौन चाहता है? मैं बस यहाँ पर आपसे 2 प्रॉमिस चाहता हूँ। पहला, कि आप मेरी मदर को हुआन फू क्विंटियान के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करोगे, और दूसरा, नॉर्थर्न टेरिटरी में मौजूद ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट, स्वॉर्ड अलायंस और फ्लेम वैली तीनों सेक्ट ने आपस में हाथ मिलाकर टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फाइट में आप और एंसेस्टर यूमैंग टाई सेक्ट की ओर से फाइट करो, और अगर आपको मेरी यह दोनों शर्तें मंजूर है तो मैं आपको अपने पास मौजूद ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही मैंगटियान के ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है, मैं एंसेस्टर यूमैंग से पूछने के बाद इसके बारे में तुम्हें बताता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट दिखाया जाता है, जहां पर काफी तेजी से उड़ते हुए ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर आते हुए एक जगह पर बैठ जाता है, और अब वह अपने सामने खड़े ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मास्टर को देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम लोग सच में टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हो? और क्या मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है कि टाई सेक्ट के डिसाइपल्स फॉरबिडन एरिया से एंशिएंट इनहेरिटेंस और ट्रेजर्स लेकर आए हैं? ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर हाँ में सर हिलाते हैं। तभी बगल में खड़ा एक एल्डर बोलता है, एंसेस्टर, फ्लेम वैली और स्वॉर्ड अलायंस भी हमारे साथ मिलकर टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। यह सुनते ही एंसेस्टर खड़ा होते हुए बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ इस वॉर को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वॉर्ड अलायंस के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए अपने स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताता है, जो सुनते ही स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर भी इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह देखते ही स्वॉर्ड अलायंस के सभी एल्डर्स हंसते हुए बोलने लगते हैं, हमें कई सालों से इस दिन का इंतजार था, और आज फाइनली हम लोग टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। दूसरी ओर फ्लेम वैली का मास्टर भी अपने कई सारे एल्डर्स और एंसेस्टर के साथ टाई सेक्ट की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, इस वॉर में टाई सेक्ट, स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट को मैं आपस में फाइट करने के लिए छोड़ दूंगा, जिसके बाद यह तीनों सेक्ट वॉर की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और फिर मैं अपनी पावर का यूज करते हुए इन तीनों सेक्ट के ऊपर कब्जा कर लूंगा। वहीं पर खड़ी क्विनरू यह सब कुछ होते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग अभी भी उसी जगह पर बेहोश पड़ा होता है। तभी अचानक उसे होश आता है और अब वह देखता है कि उसके सामने खड़ा साउटियान उसे चिल्लाते हुए उठाने की कोशिश कर रहा होता है। अब लिनफेंग अपनी जगह पर उठकर बैठता है और अपनी बॉडी को देखते हुए बोलने लगता है, आखिर उतने ज्यादा खतरनाक अटैक को मैंने यहाँ पर सरवाइव कैसे किया? मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी साउटियान परेशान होते हुए बोलता है, मास्टर, आप पिछले 24 घंटों से यहाँ पर बेहोश हो, और आपकी हालत को देखकर मैं सच में काफी ज्यादा डर गया था, पर आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो, जो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तभी लिनफेंग बोलता है, गार्डियन गॉड का वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरा डीमन मार्शल सोल भी डिस्ट्रॉय हो गया था, पर इसके बावजूद मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हूँ? और अब वह इस बारे में साउटियान से पूछता है। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर, जब आपकी फाइट गार्डियन गॉड के साथ हो रही थी तो वह देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, और डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और जब तक यहाँ पर सब कुछ शांत नहीं हो गया तब तक मैं आपके सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर नहीं आया। इसी वजह से मुझे यहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब यह सुनते ही लिनफेंग अपने सोल सी के अंदर जाकर वहां पर सो रहे थंडर ड्रैगन को आवाज लगाते हुए उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर थंडर ड्रैगन को उस रियल गॉड ने धमकी दी होती है कि वह लिनफेंग को कुछ भी ना बताए, इसीलिए थंडर ड्रैगन वहां पर सोने का नाटक करने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता है। अब यह देखकर लिनफेंग अपने सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है, और अब वह फॉरबिडन एरिया से कलेक्ट किए गए सभी ट्रेजर्स को देखता है तो वह नोटिस करता है कि उन सभी ट्रेजर्स की पावर को सील कर दिया गया होता है, जो देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब वह अपने एक स्वॉर्ड को उठाते हुए गुस्से में आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, गार्डियन गॉड, मैंने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद इन सभी ट्रेजर्स को यहाँ पर कलेक्ट किया था, पर तुमने इन सभी ट्रेजर्स की पावर को सील कर दिया, जिस वजह से अब मैं इन सभी ट्रेजर्स की पूरी पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा। तुमने यह करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो आज मैं कसम खाता हूँ कि एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर दूंगा। तभी आसमान में काफी खतरनाक बिजली चमकने लगती है, जो देखते ही साउटियान डर जाता है और बोलता है, मास्टर, मुझे पता है कि अभी आप गुस्से में हो और इस वर्ल्ड के गार्डियन गॉड से बदला लेना चाहते हो,
पर आपको इस वर्ल्ड के गार्डियन गॉड से बदला लेने के लिए यहाँ पर जिंदा रहना होगा, और अगर वह गार्डियन गॉड दोबारा से इस जगह पर आ गया तो हम दोनों का मरना तय है। तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमें यहाँ से सीधा पहले टाई सेक्ट में चलना चाहिए, जिस जगह पर पहुंचकर मुझे इन सभी ट्रेजर्स के ऊपर लगाए गए सील को डिस्ट्रॉय करने का कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना यहाँ पर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी ओर हमें टाई सेक्ट में सभी मास्टर्स को दिखाया जाता है जो कि टाई सेक्ट के एंसेस्टर्स के सामने खड़े होते हैं। वहीं पर सुप्रीम एल्डर उन एंसेस्टर्स को पूरी सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं। तभी एक एंसेस्टर बोलता है, एंसेस्टर यूमेंग अब तक यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने अब तक यहाँ पर कोई भी जवाब दिया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? हम लोग अकेले यहाँ पर तीनों सेक्ट का सामना नहीं कर सकते हैं। तभी टाई सेक्ट की टेरिटरी में कई सारी फ्लाइंग शिप एंटर होती है, जिस वजह से वहाँ पर खतरे की घंटी बजने लगती है। और अब यह देखते ही एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है, दुश्मनों ने हम पर अटैक कर दिया है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। अब यह सुनते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर बोलते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सोचने का टाइम नहीं है। तीनों सेक्ट ने एक साथ मिलकर हम पर अटैक कर दिया है। तो अब हमें उनसे फाइट करना ही होगा, वरना हमारा टाई सेक्ट आज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब टाई सेक्ट का एंसेस्टर काफी तेजी से टाई सेक्ट के हॉल से बाहर आते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन टाई सेक्ट की टेरिटरी में आने की? अब टाई सेक्ट के एंसेस्टर की पावर को देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, टाई सेक्ट का एंसेस्टर तो वर्चुअल गॉड के 6th लेवल पर है। तभी ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, टाई सेक्ट का एंसेस्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मेरी भी कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड रैलम के 6th लेवल की है, तो मैं काफी आसानी से इसे यहाँ पर संभाल सकता हूँ और तुम सभी लोग टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देना। और अब ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर फ्लेम वैली और स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे दोस्त फू, हम यहाँ पर कई सालों के बाद मिल रहे हैं, तो आखिर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और अगर तुम प्यार से मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं इस जगह पर तुम्हारे टाई सेक्ट के किसी भी मेंबर को टच भी नहीं करूंगा। यह सुनते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी स्वॉर्ड अलायंस का एंसेस्टर बोलता है, एंसेस्टर फू, शांति से तुम मैंगटियान को हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद हम बिना कुछ किए यहाँ से चले जाएंगे। पर अगर तुम मैंगटियान को हमारे हवाले करने से मना करते हो तो हम तुम्हारे पूरे टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी टाई सेक्ट के एंसेस्टर बोलते हैं, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बात करने के भी वर्दी हो? यह सुनते ही स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर उसे वहां पर शांत कर देता है और बोलता है, मेरे दोस्त फू, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तो प्यार से मैंगटियान को हमारे हवाले कर दो और एक बार इस बारे में सोचो, आखिर तुम कितनी देर तक अकेले यहाँ पर हम तीनों एंसेस्टर्स को रोक पाओगे? तो इस बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर 2 मिनट का टाइम देता हूँ। तभी टाई सेक्ट के एंसेस्टर के दोनों साथी उसके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं, और अब यह देखते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर बोलते हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम तीनों एक साथ मिलकर मेरे टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर यह तुम्हारी गलतफहमी है और बेवकूफ हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैंगटियान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि मैंग फैमिली का वारिस है। वह मैंग क्वीन क्यू का बेटा है और एंसेस्टर यूमेंग उसके ग्रेट ग्रैंडफादर है। और भले ही आज तुम मेरे टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके मैंगटियान को यहाँ पर किडनैप कर लो, पर जल्द ही एंसेस्टर यूमेंग को इस बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद वह तुम तीनों के सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। और तुम लोगों को यह बात तो पता ही होगी कि एंसेस्टर यूमेंग की कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड के 9th लेवल की है। यह सुनते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर वहां पर थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी स्वॉर्ड अलायंस का एंसेस्टर बोलता है, क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है? अगर मैंगटियान एंसेस्टर यूमेंग का ग्रैंडसन होता तो अब तक एंसेस्टर यूमेंग मैंगटियान को प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह पर आ चुके होते। और तो और अगर हमें मैंगटियान के पास मौजूद इनहेरिटेंस और ट्रेजर मिल जाए तो हमारी पावर एंसेस्टर यूमेंग से भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर एक बैरियर बनाते हुए टाई सेक्ट के एंसेस्टर के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। और अब वह अपने सभी साथियों से बोलता है कि आगे बढ़ो और टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो, जो सुनते ही टाई सेक्ट के सभी एल्डर्स अपनी पावर का यूज करते हुए टाई सेक्ट के चारों ओर एक बैरियर बनाते हैं। पर उसी वक्त फ्लेम वैली और स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर काफी खतरनाक अटैक उस बैरियर के ऊपर करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
जो देखते ही टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स परेशान हो जाते हैं, तभी टाइसेक्ट के एंसेस्टर अपने दोनों साथियों को मदद करने के लिए आगे बुलाते हैं। और अब टाइसेक्ट के एंसेस्टर के दोनों साथी आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए फ्लेम वैली और स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। यह देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर काफी तेजी से उन दोनों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी टाइसेक्ट के एंसेस्टर बीच में आते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक से ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर को रोक देते हैं। यह देखते ही स्वॉर्ड अलायंस का एंसेस्टर पीछे से टाइसेक्ट के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त टाइसेक्ट के एंसेस्टर का एक साथी अपने वॉरियर मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए टाइसेक्ट के सभी मास्टर अपनी अपनी पावर को आपस में मर्ज करके टाइसेक्ट के बैरियर को दोबारा से वहां पर रिपेयर कर लेते हैं। दूसरी ओर टाइसेक्ट के एंसेस्टर अपने दोनों साथियों के साथ अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जिसे देखते ही फ्लेम वैली, स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर एक बैरियर बनाते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पर उसी वक्त टाइसेक्ट के सभी मास्टर टाइसेक्ट के एंसेस्टर को अपनी पावर देने लगते हैं, जिससे उनके अटैक की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह अटैक सीधा जाकर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के बैटलशिप पर लगता है और अब बैटलशिप पर मौजूद सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। यह देखते ही स्वॉर्ड अलायंस का एंसेस्टर गुस्से में बोलता है, तो अब हमें उस टेक्निक का यूज करना ही होगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है। तभी ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का भी एंसेस्टर अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए उन दोनों स्क्रोल को आपस में मर्ज करते हुए उन्हें कंट्रोल करने लगता है, जिसे देखते ही एल्डर चू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जो देखते ही वहां पर खड़ा मैंगटियान एल्डर चू से इसका कारण पूछता है। अब एल्डर चू मैंगटियान को बताते हैं कि वह स्क्रोल डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के रेयर ट्रेजर्स में से एक है, और जब डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था तो स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर ने उस स्क्रोल को अपने पास रख लिया था। और वह स्क्रोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्क्रोल है, जिसके अटैक्स को यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। दूसरी ओर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर दोनों ही एक साथ मिलकर उस स्क्रोल को कंट्रोल करते हुए उससे टाइसेक्ट के एंसेस्टर्स के ऊपर ड्रैगन फिनिक्स और वॉइड स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। अब यह देखते ही टाइसेक्ट के सभी एंसेस्टर्स अपनी अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वॉइड स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह सभी की मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए टाइसेक्ट के चारों ओर सेट किए गए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट, स्वॉर्ड अलायंस और फ्लेम वैली के बचे खुचे सभी मास्टर टाइसेक्ट के अंदर घुस जाते हैं और वह वहां पर मौजूद टाइसेक्ट के सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर तभी टाइसेक्ट के एक एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक से उन सभी लोगों को वहीं पर रोक देते हैं। यह देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर गुस्से में दोबारा से उस स्क्रोल की पावर का यूज करते हुए टाइसेक्ट के सभी लोगों के ऊपर 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करता है। जो देखते ही टाइसेक्ट के एंसेस्टर टाइसेक्ट के अंदर मौजूद स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ उनका एक साथी अपने पगोडा मार्शल सोल का यूज करते हुए टाइसेक्ट के एंसेस्टर को सपोर्ट करता है, जिससे टाइसेक्ट के एंसेस्टर की स्वॉर्ड एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब टाइसेक्ट और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर्स के अटैक जैसे ही वहां पर टकराते हैं, उस जगह पर एक काफी बड़ा ऑरा ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास खड़े टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स घायल हो जाते हैं। यह देखते ही टाइसेक्ट के सभी मास्टर्स अपनी पावर का यूज करते हुए अपने डिसाइपल्स के चारों ओर एक बैरियर का निर्माण करते हैं, पर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एक मास्टर काफी तेजी से अटैक करते हुए उनके द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। और तभी पीछे से फ्लेम वैली का एक मास्टर अटैक करते हुए एल्डर चू के द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करके सीधा मैंगटियान के पास पहुंच जाता है और बोलता है, बच्चे, तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स है उन्हें मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद इनहेरिटेंस को भी तुमसे छीन लूंगा। यह बोलते हुए वह मैंगटियान के चारों ओर कई सारे फॉर्मेशन बनाता है, पर तभी मैंगटियान अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उस पर्सन के सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी घायल कर देता है। यह देखते ही अलायंस सेक्ट के सभी मास्टर हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस बच्चे के पास तो गॉड लेवल वेपन है, अगर यह हमें मिल जाए तो हमारी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब सभी लोग एक साथ मैंगटियान के ऊपर अटैक करते हैं, पर मैंगटियान अपने ट्रेजर का यूज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर उसी वक्त ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एक मास्टर अपने पास से स्पेस बॉटल को बाहर निकालता है और अब वह उस स्पेस बॉटल का यूज करते हुए मैंगटियान के ट्रेजर को अपनी ओर खींचने लगता है। अब टाइसेक्ट के एंसेस्टर जैसे ही यह देखते हैं वह परेशान हो जाते हैं और अब वह मैंगटियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर उसी वक्त स्वॉर्ड अलायंस का एंसेस्टर बीच में आते हुए बोलता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, तो यहाँ पर मुझ पर ध्यान दो। और अब वह टाइसेक्ट के एंसेस्टर को मैंगटियान से दूर ले जाता है।
दूसरी ओर मैंगटियान अपने ट्रेजर को बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जो देखते ही एल्डर चू मैंगटियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी फ्लेम वैली का एक मास्टर बीच में आते हुए एल्डर चू को रोक देता है और अब ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का वह पर्सन मैंगटियान को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर एंट्री होती है यू मैंग की, जो अपनी पावर का यूज करते हुए ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो मेरे सामने अभी सरेंडर कर दो वरना मैं तुम सभी लोगों को कुत्ते की मौत मारूंगा। पर यह सुनने के बावजूद वह पर्सन मैंगटियान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखते ही एंसेस्टर यूमैंग मैंगटियान को अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पास ले आते हैं और अब मैंगटियान का ग्रैंडफादर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस पर्सन को मार देता है। दूसरी ओर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर यूमैंग को उस जगह पर देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब एंसेस्टर यूमैंग मैंगटियान की ओर आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनके सर के ऊपर 5 बैल बजना स्टार्ट हो जाते हैं और अब उनके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है, जिस वजह से एंसेस्टर यूमैंग और मैंगटियान के ग्रैंडफादर अपनी ही जगह पर अटक जाते हैं और अब वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते एक मास्क मैन निकलकर बाहर आता है। अब उस पर्सन को देखते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन की कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड रैलम के 8th लेवल की होती है और अब वह पर्सन काफी तेजी से अपने स्पिरिचुअल हैंड से मैंगटियान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी एंसेस्टर यूमैंग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है मेरी मौजूदगी में तुम यहाँ पर मैंगटियान को हर्ट कर सकते हो। अब यह सुनते ही वह मास्कमैन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, एंसेस्टर यूमैंग, मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसमें कोई भी शक नहीं, पर अफसोस आज आप यहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंडसन को नहीं बचा पाओगे। तभी एंसेस्टर यूमैंग बोलते हैं, मैं तुम्हारी पावर को देखकर सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और तुम यहाँ पर पब्लिकली मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो, तो तुमसे फाइट करने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। यह बोलते हुए एंसेस्टर यूमैंग अपने स्वॉर्ड कलेक्शन को बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर कई सारे डिवाइन स्वॉर्ड होते हैं और अब वह उन सभी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मैं यह जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे क्योंकि मेरी कल्टीवेशन तुमसे काफी ज्यादा है, तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। यह सुनते ही वह मास्कमैन बोलता है, एंसेस्टर यूमैंग, मैं मानता हूँ कि आपकी पावर इन 7 डिवाइन स्वॉर्ड्स के साथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पर आपके यह डिवाइन वेपन मेरे गॉड लेवल वेपन का सामना नहीं कर सकते हैं। जो सुनते ही एंसेस्टर यूमैंग गुस्से में अपने 7 स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करते हैं, पर वह मास्कमैन अपने ट्रेजर का यूज करते हुए एंसेस्टर यूमैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह एंसेस्टर यूमैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने ट्रेजर से एंसेस्टर यूमैंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही मैंगटियान बोलता है, ग्रैंडफादर, मेरे पास हेवनली पर्ल है जिसका यूज करते हुए हम इसे हरा सकते हैं, तो फिर क्यों ना आप अपनी पावर का यूज करते हुए इसे कंट्रोल करो। और अब मैंगटियान अपने हेवनली पर्ल को अनलीज करता है, जिसे एंसेस्टर यूमैंग वहां पर कंट्रोल करते हुए उससे उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करते हैं, पर जैसे ही वह हेवनली पर्ल उस मास्कमैन के ट्रेजर से टकराता है, वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी मैंगटियान के ग्रैंडफादर नोटिस करते हैं कि उस मास्कमैन ने जिस आर्मर को पहन रखा होता है वह भी एक गॉड लेवल आर्मर होता है, जिस वजह से उन लोगों के किसी भी अटैक का उस मास्कमैन की बॉडी के ऊपर असर नहीं होगा। यह देखते ही वह परेशान होते हुए बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन और आखिर इसके पास इतने सारे गॉड लेवल ट्रेजर कहां से आए। तभी वह मास्कमैन मैंगटियान की ओर देखते हुए बोलता है, मैंगटियान, मुझे पता चला कि एक दूसरे वर्ल्ड से आया पर्सन तुम्हारा दोस्त है जिसकी पावर गॉड लेवल की है और उसके पास कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर्स हैं। इससे यह साबित होता है कि वह पर्सन जिस वर्ल्ड से यहाँ पर आया है उस वर्ल्ड में ऐसे ही कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर्स मिल जाते हैं, तो मुझे किसी भी कीमत पर उस वर्ल्ड में जाना है। पर एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए मेरी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, इसीलिए तुम्हारे पास जो ट्रेजर मौजूद है उसे मेरे हवाले कर दो, जिसका यूज करते हुए मैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकूं, और अगर तुम वह ट्रेजर मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनते ही मैंगटियान काफी ज्यादा डर जाता है, पर तभी एंसेस्टर यूमैंग उसके सामने आते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे मैंग फैमिली से उलझकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और जैसे ही हमारे सुप्रीम एंसेस्टर मैंग सेंगचेंग को इस बारे में पता चलेगा वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही वह मास्कमैन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओल्ड मैन, बेवकूफ किसी और को बनाना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मैंग फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर मैंग सेंगचेंग अभी काफी ज्यादा घायल है, जिस वजह से वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो चुपचाप से मैंगटियान को मेरे हवाले कर दो, वरना मैंगटियान के साथ साथ मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग बाहर निकालते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है
यह देखते ही एंसेस्टर यूमेंग उन फॉर्मेशन फ्लैग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उनके अटैक से उन फॉर्मेशन फ्लैग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तभी वह मास्क मैन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए पावर ऑफ 9 नीदर वर्ल्ड का यूज करके वहां पर अपने लिए एक डीमन बॉडी बनाता है, और अब वह डीमन मार्शल सोल काफी तेजी से मैंगटियान के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही एंसेस्टर यूमेंग बीच में आते हुए एक बैरियर बनाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पर उस डीमन मार्शल सोल के एक ही अटैक से एंसेस्टर यूमेंग का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ उसके पावर प्रेशर से मैंगटियान भी वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और अब वह मास्कमैन अपने डीमन हैंड से मैंगटियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसी वक्त मैंगटियान के सामने एक वॉइड पोर्टल खुलता है, और अब उस वॉइड पोर्टल के अंदर से निकलकर लीन फैंग बाहर आते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने अभी मेरे सामने यह करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं पहले से ही गुस्से में था, पर अब तुमने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और अब वहां पर बस लीन फैंग के पावर प्रेशर से ही उस मास्कमैन का वह डीमन हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी पोर्टल के अंदर से शाओ टियान काफी तेजी से बाहर निकलता है। वहीं पर वह खुश होते हुए बोलने लगता है, फाइनली मैं टाई सेक्ट में वापस लौट ही आया, और अब मैं यहाँ पर कई हफ्तों तक बिना कुछ किए बस आराम करूंगा और कुछ भी नहीं। वहीं पर वह यह सब कुछ अपनी आंखें बंद करके बोल रहा होता है, पर जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है वह देखता है कि लीन फैंग गुस्से में उसके सामने खड़े मास्कमैन को देख रहा होता है। और अब शाओ टियान अपने चारों ओर नजर दौड़ाता है, और वहां की सिचुएशन को देखकर अब वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर वह मास्कमैन बोल रहा होता है, तुम्हारी कल्टीवेशन बस टोंगटियांग रैलम की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? दूसरी ओर टाई सेक्ट के सभी लोग लीन फैंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर क्वीन रू भी लीन फैंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मैंगटियान हंसते हुए बोलता है, अंकल फैंग फाइनली वापस आ गए, तो अब इन सभी लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। इन सभी लोगों का मरना अब तय है। यह बोलते हुए वह भागते हुए लीन फैंग की ओर जाने लगता है, पर तभी एंसेस्टर यूमेंग मैंगटियान को रोक देते हैं और बोलते हैं, यहीं पर रुक जाओ। उस पर्सन की कल्टीवेशन बस टोंगटियांग रैलम की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह उस मास्कमैन को फाइट में हरा सकता है? क्योंकि वह मास्कमैन अभी वर्चुअल गॉड के 8th लेवल पर है। तभी मैंगटियान बोलता है, एंसेस्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अंकल फैंग ने फॉरबिडन एरिया में वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद कई सारे लोगों को जान से मारा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह इस मास्कमैन को भी इसकी औकात दिखा देंगे। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर शाओ टियान काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, और अब वह लीन फैंग से बोलता है, मास्टर यहाँ की सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी लीन फैंग बोलता है, इस जगह पर एक वॉर चल रही है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर मौजूद नहीं है जो एक साथ हम दोनों को फाइट में हरा सके। तभी मैंगटियान भागते हुए लीन फैंग के पास आता है और बोलता है, अंकल फैंग फाइनली आप वापस आ ही गए, यह देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी ब्लू भी भागते हुए लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आपने सही टाइम पर आकर मास्टर मैंगटियान को बचा लिया, वरना उस मास्कमैन ने मास्टर मैंगटियान को मार ही दिया था। अब लीन फैंग ब्लू से बोलता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी ब्लू लीन फैंग को बताता है कि स्वॉर्ड अलायंस, फ्लेम वैली और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट ने आपस में हाथ मिला लिया है, जिससे वह हमारे टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके मास्टर मैंगटियान को अपने कब्जे में ले सके, क्योंकि वह मास्टर मैंगटियान के पास मौजूद सभी ट्रेजर और इनहेरिटेंस इनसे छीनना चाहते हैं। और मास्टर मैंगटियान को बचाने के लिए टाई सेक्ट के सभी एंसेस्टर यूमेंग के साथ मिलकर तीनों सेक्ट के एंसेस्टर के साथ फाइट कर रहे थे, और हम लगभग यह वॉर जीत ही गए थे कि तभी अचानक से यह मास्कमैन कहीं से आ धमका, और यह मास्टर मैंगटियान के ऊपर अटैक करने लगा। और यह मास्कमैन अभी वर्चुअल गॉड रैलम के 8th लेवल पर है, जिस वजह से इससे फाइट करने में यहाँ पर सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। यह सुनते ही लीन फैंग गुस्से में उस मास्कमैन की ओर देखता है। तभी वह मास्कमैन लीन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त पीछे से एक इनविजिबल ओल्ड मैन उस मास्कमैन के पास आते हुए उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हें लीन फैंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीन फैंग ही वह पर्सन है जो दूसरी दुनिया से हमारे वर्ल्ड में आया है, और इसके पास काफी अजीबोगरीब ट्रेजर्स है। अब मैंगटियान लीन फैंग को मास्टर यूमेंग और अपने ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, यह मैंग फैमिली के पैट्रियार्क है। अब यह सुनते ही लीन फैंग सोचने लगता है, मैंग फैमिली, तो कहीं यह पर्सन क्वीन क्यू का फादर तो नहीं? तभी एंसेस्टर यूमेंग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुमने यहाँ पर मैंगटियान की जान बचाई, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ, और तुम्हें यहाँ पर थैंक्स करना चाहता हूँ। लीन फैंग बोलता है, एंसेस्टर आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंगटियान मेरा दोस्त है और इसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, लीन फैंग मैंने सुना कि तुमने फॉरबिडन एरिया में वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद कई सारे डीमंस और कल्टीवेटर्स को फाइट में हराया है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि
तुम इस मास्क मैन को भी यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो। तभी साउटियान उड़ते हुए बोलता है, मेरे मास्टर के लिए यह बच्चों का खेल है। और अब वह आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी लिनफेंग उसका गला पकड़ते हुए उसकी बोलती बंद कर देता है और बोलता है, बेवकूफ, इन लोगों के सामने अपना मुंह बंद रखना वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही साउटियान अपना मुंह बंद कर लेता है। दूसरी ओर वह इनविजिबल ओल्ड मैन उस मास्क मैन से बोल रहा होता है कि लिनफेंग अभी अभी फॉरबिडन एरिया से वापस लौटा है, तो वह उस जगह से और भी कई सारे कीमती ट्रेजर्स लेकर आया होगा, तो तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी वह मास्कमैन बोलता है, लिनफेंग दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है, एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर कई सारे गॉड लेवल वेपन्स मिलते हैं। तो अगर मैं लिनफेंग के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे छीन लूँ तो मैं भी उस दुनिया में जा पाऊंगा। यह बोलते हुए वह लिनफेंग की ओर आगे बढ़ता है और अब वह लिनफेंग को देखते हुए बोलता है, बच्चे, तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं तुम उन्हें मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से डिवाइन चेन को बाहर निकालते हुए उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लिनफेंग बोलता है, तुम्हारी धमकी में वह दम नहीं, और तुम्हारी यह बेकार सी धमकी सुनकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। यह बोलते हुए वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस मास्कमैन के डिवाइन चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही वह मास्कमैन गुस्से में बोलता है, तुम्हारी पावर वर्चुअल गॉड रैलम के 9th लेवल की है, पर अफसोस मेरे पास जो ट्रेजर्स मौजूद है उनका यूज करते हुए मैं काफी आसानी से तुम्हें यहाँ पर हरा सकता हूँ। और अब वह मास्कमैन अपने डेमोनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए डीमन मार्शल सोल को बाहर निकालता है और उससे लिनफेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर लिनफेंग अपने गोल्डन बेल का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ वह दोबारा से अपने ऑरा प्रेशर का यूज करते हुए उस डेमोनिक मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही उस मास्कमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने गॉड लेवल ट्रेजर को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह लिनफेंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त लिनफेंग अपने फ्लेम लोटस को बाहर निकालते हुए उसके द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वह मास्कमैन हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर इमॉर्टल लेवल ट्रेजर्स भी है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारे पास मौजूद सभी ट्रेजर यहाँ पर अभी मुझे तुरंत चाहिए। और अब वह लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी बॉल बनाने लगता है, जो देखते ही लिनफेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस मास्कमैन के द्वारा बनाया गया एनर्जी बॉल काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वह धीरे धीरे लिनफेंग के फिनिक्स मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही लिनफेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब स्वॉर्ड मार्शल सोल के पावर की वजह से आसपास मौजूद सभी लोगों के पास जो स्वॉर्ड होती है वह उड़ते हुए लिनफेंग के पास जाकर उसके चारों ओर घूमने लगती है। यह देखते ही तीनों अलायंस सेक्ट के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह किस तरह की पावर है। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, कहीं यह लिनफेंग के पास मौजूद दूसरी दुनिया के किसी ट्रेजर की पावर की वजह से तो नहीं हो रहा है। तभी लिनफेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल से अटैक करते हुए उस मास्कमैन के उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे देखते ही एंसेस्टर यूमेंग और मैंगटियान के ग्रैंडफादर के होश उड़ जाते हैं। और अब मैंगटियान के ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं, लिनफेंग आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंगर जनरेशन के किसी पर्सन के पास इतना ज्यादा टैलेंट होगा। पर तभी लिनफेंग देखता है कि उस मास्कमैन के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ होता है, क्योंकि उस मास्कमैन ने वहां पर जो गॉड लेवल आर्मर पहन रखा होता है, उस आर्मर ने लिनफेंग के अटैक की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और अब वह मास्कमैन बोलता है, बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और अगर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी और ज्यादा होती तो तुम मुझे पक्का जान से मार देते, पर अफसोस तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम मुझे हर्ट भी नहीं कर सकते हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने गॉड लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे लिनफेंग अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, जो देखते ही साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, हम दोनों एक जगह पर अटक गए हैं और अब मेरी बॉडी स्पीड में यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वह मास्कमैन लिनफेंग के ऊपर अपने गॉड लेवल ट्रेजर से अटैक करता है, जो देखते ही लिनफेंग भी परेशान हो जाता है, पर वह खुद को शांत करते हुए अपने वॉइड पोर्टल का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब उस मास्कमैन के गॉड लेवल ट्रेजर की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और अब वह मास्कमैन बोलने लगता है, क्या मेरे अटैक से वह पर्सन यहाँ पर मारा गया? आखिर वह गया कहाँ? क्या उसकी बॉडी भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई? दूसरी ओर लिनफेंग टेलीपोर्ट होकर वहां से काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है। वहीं पर यह देखकर साउटियान खुश होते हुए बोल रहा होता है, मास्टर, इस वॉइड पोर्टल ने हमें यहाँ पर बचा लिया, यह सच में बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। और अगर आज आपके पास यह वॉइड पोर्टल नहीं होता तो उस मास्कमैन के अटैक की वजह से हम दोनों यहाँ पर मारे जाते।
लीन फैंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह मास्कमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ उसके पास गॉड लेवल ट्रेजर्स मौजूद है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मैं अकेले यहाँ पर उसे फाइट में नहीं हरा सकता हूँ। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, तो मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी लीन फैंग अपने पास से द सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई की सोल को बाहर निकालता है। और अब साउटियान देखता है कि लीन फैंग अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए उन दोनों को टेलीपोर्ट करके सुप्रीम स्वॉर्ड टाई के पास ले आया होता है। और अब लीन फैंग टाई की सोल को सुप्रीम स्वॉर्ड टाई के अंदर डाल देता है। अब अपनी सोल को वापस पाते ही सुप्रीम स्वॉर्ड टाई की पावर वहां पर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी पावर वहां से काफी ज्यादा दूरी पर खड़े लोग भी सेंस कर पाते हैं। तभी ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर भी उस पावर को सेंस करते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या टाई सेक्ट की सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई यहाँ पर रिवाइव हो? तभी लीन फैंग उड़ते हुए दोबारा से उस मास्कमैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही उस मास्कमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सब देखकर एंसेस्टर यूमेंग और क्वीन क्यू के फादर लीन फैंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि लीन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने उस मास्कमैन के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को भी सरवाइव कर लिया। अब वह मास्कमैन गुस्से में चिल्लाते हुए लीन फैंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर लीन फैंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए पीछे मुड़कर वहां पर खड़ी टाई से बोलता है, सीनियर, इस पर्सन को हराने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, तो प्लीज यहाँ पर आप मेरी मदद कीजिए। यह सुनते ही सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड टाई काफी तेजी से उड़ते हुए लीन फैंग के पास आ जाती है। अब यह देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों को वहां से भागने के लिए बोलता है। जो देखते ही लीन फैंग बोलता है, बेवकूफो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर भाग सकते हो? और अब वह टाई का यूज करते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे वहां पर मौजूद ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग मरने लगते हैं। जो देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर एक बैरियर बनाकर अपने सेक्ट के सभी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। अब यह देखते ही वह इनविजिबल ओल्ड मैन उस मास्कमैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, लीन फैंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब आप फाइट में लीन फैंग से नहीं जीत सकते हो, तो अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी वह मास्कमैन बोलता है, बेवकूफो, जैसी बातें करना बंद करो, एक बार अपने सामने देखो, लीन फैंग के हाथ में एक सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतने ज्यादा खतरनाक ट्रेजर को ऐसे ही इग्नोर करके यहाँ से चला जाऊंगा? अब यह सुनते ही स्वॉर्ड अलायंस के सभी लोग उस मास्कमैन के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वह लीन फैंग को जान से मार दे। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, पर अफसोस 10 सेकंड के अंदर ही तुम सभी लोग मरने वाले हो। और अब वह दोबारा से टाई का यूज करते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। जो देखते ही स्वॉर्ड अलायंस के सभी लोग अपनी अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर एक काफी खतरनाक बैरियर बनाते हैं। साथ ही साथ वह एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लीन फैंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर टाई से टकराते ही उनका वह जाइंट स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ पल भर में ही उनके द्वारा बनाए गए बैरियर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद स्वॉर्ड अलायंस के भी सभी लोग मारे जाते हैं। यह देखते ही फ्लेम वैली का एल्डर अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालते हुए उससे लीन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर टाई पलक झपकते ही उसके डिवाइन फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह फ्लेम वैली के सभी लोगों को भी मारने ही वाली होती है कि तभी क्वीन रू लीन फैंग से रिक्वेस्ट करती है कि वह उन सभी लोगों को ना मारे। उसी वक्त टाई सेक्ट के पैट्रियार्क लीन फैंग से बोलते हैं कि वह फ्लेम वैली के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दे। और अब यह सुनते ही लीन फैंग अपने अटैक की दिशा को मोड़ते हुए उस अटैक को सीधा उस मास्कमैन की ओर ले जाता है। यह देखते ही वह मास्कमैन अपने डीमन मार्शल सोल का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक से लीन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर टाई पलक झपकते ही उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके डीमन मार्शल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब टाई के अटैक की वजह से वह मास्कमैन वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। और अब वह बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और अब वह अपने पास से एक स्पेस तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी लीन फैंग अपने वॉइड पोर्टल को खोलते हुए अपने वॉइड पोर्टल को सीधा उस मास्कमैन के स्पेस पोर्टल से कनेक्ट कर लेता है और अब वह काफी तेजी से उनका पीछा करने लगता है। दूसरी ओर वह मास्कमैन और वह ओल्ड मैन आपस में बात कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर बाल बाल बच गए और अगर हमारे पास यह स्पेस तिलिस्मन नहीं होता तो आज हमारा मरना तय था। तभी लीन फैंग उनके सामने आते हुए बोलता है, तुम्हारा मरना तो अभी भी तय है। यह बोलते हुए वह टाई का यूज करते हुए उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जो देखते ही वह मास्कमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वह जल्दबाजी में एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है।
पर उसके द्वारा बनाया गया वह बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वह ओल्ड मैन उसी जगह पर मारा जाता है। यह देखते ही वह मास्क मैन अब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, पर लिन फेंग टाई का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह मास्क मैन एक गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका गोल्डन ड्रैगन 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब टाई उस मास्क मैन के गॉड लेवल आर्मर को चीरते हुए उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे वह मास्क मैन उसी जगह पर मारा जाता है। और अब उसके मरते ही लिन फेंग उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर अपने पास रख लेता है। अब लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल से निकलकर बाहर आता है, जो देखते ही मैंगटियान भागते हुए जाकर लिन फेंग को गले लगा लेता है। तभी ब्लू भागते हुए लिन फेंग के पास आकर बोलता है, मास्टर आखिर उन दोनों लोगों का क्या हुआ? लिन फेंग बोलता है, वह दोनों मेरे हाथों मारे गए। तभी ब्लू बोलता है, पर हमें अब तक उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें यह नहीं पता है कि आखिर वह लोग थे कौन और आखिर वह इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हुए। तभी मैंगटियान बोलता है, हमें उनकी आइडेंटिटी जानने की कोई जरूरत नहीं, वह बस कुछ बेकार से ईवल पर्सन थे जो यहाँ पर अंकल लिन फेंग के हाथों मारे गए। तो यह बात यहीं पर खत्म हुई। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, लिन फेंग तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, पर इसके बावजूद तुम्हारी पावर मुझसे भी ज्यादा है। यह देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हो रही है। आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा जीनियस कभी नहीं देखा। यह सुनते ही लिन फेंग शर्माते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अगर सुप्रीम स्वॉर्ड टाई इस फाइट में मेरी मदद नहीं करती तो मैं उस मास्क मैन को फाइट में नहीं हरा सकता था। तभी साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए उसे उस मास्क मैन के गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग दिखाते हुए बोलता है, मास्टर मुझे इस जगह पर यह मिला। अब उस गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग को देखते हुए लिन फेंग बोलता है, साउटियान तुम इसे अपने पास रख सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लिन फेंग को थैंक्स करने लगता है। तभी लिन फेंग टाई सेक्ट के पैट्रियार्क से बोलता है, पैट्रियार्क आखिर आपने मुझे यहाँ पर फ्लेम वैली के एंसेस्टर यांगू को मारने से क्यों रोका? तभी पैट्रियार्क लिन फेंग को बताते हैं कि क्वीन रू की ही वजह से हम सभी लोग यहाँ पर वॉर के लिए तैयार हो पाए, क्योंकि क्वीन रू ने पहले ही हमें यहाँ पर आगाह कर दिया था। इसीलिए मैं उसके फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता था। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, आखिर क्वीन रू ने यहाँ पर हमारी मदद क्यों की? तभी साउटियान बोलता है, मास्टर आखिर आप सोच क्या रहे हो? शायद से वह आपके प्यार में गिर गई है और वह आपको यहाँ पर पसंद करने लगी है, इसीलिए उसने मैंगटियान को बचाने के लिए टाई सेक्ट की मदद की। यह सुनते ही लिन फेंग साउटियान को चुप करा देता है और अब लिन फेंग टाई सेक्ट के एंसेस्टर को देखते हुए बोलता है, एंसेस्टर तो आप ही अब यहाँ पर यह फैसला कीजिए कि हमें फ्लेम वैली के इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या करना है। तभी टाई सेक्ट के एंसेस्टर गुस्से में उन लोगों को देखते हुए बोलते हैं, इन लोगों ने यहाँ पर हमारे टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जिसकी सजा केवल मौत है। पर फ्लेम वैली की डिसाइपल क्वीन रू ने हमें पहले ही आगाह करके इस वॉर की चेतावनी दे दी थी, जिस वजह से हम इस वॉर के लिए तैयार थे। इसीलिए हम आज फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बल्कि फ्लेम वैली के वह सभी एल्डर और मास्टर जिन्होंने टाई सेक्ट के ऊपर आज अटैक किया है, उन्हें हम 10 साल की सजा देंगे। यह सुनते ही फ्लेम वैली का एंसेस्टर यांगू वहां पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर तभी लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही यांगू चुप हो जाता है। अब वहां पर फ्लेम वैली के सभी मास्टर और एल्डर अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर यांगू अभी भी अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब वह बोलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर आसान सजा देना चाहता था, पर तुमने खुद ही यह चुना, तो फिर ठीक है, मैं बस तुम्हारे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। जाओ, क्वीन रू के साथ वापस अपने फ्लेम वैली में लौट जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यह सुनते ही फ्लेम वैली के मास्टर और एल्डर्स भी वहां पर खुश होने लगते हैं, पर टाई सेक्ट के एंसेस्टर उन लोगों को पकड़ते हुए टाई सेक्ट के कैद खाने में डाल देते हैं। और अब क्वीन रू एंसेस्टर यांगू को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है। पर तभी अचानक से वह पूरा एरिया काफी तेजी से हिलने लगता है। तभी आसमान में दोबारा से गार्डियन गॉड अपीयर होता है, जो उस जगह पर फिर से गॉड पनिशमेंट को स्टार्ट कर देता है। यह देखते ही साउटियान परेशान होते हुए बोलने लगता है, दोबारा से गॉड पनिशमेंट, आखिर अब यहाँ पर किसकी सामत आने वाली है? तभी थंडर ड्रैगन काफी तेजी से लिन फेंग के सोल सी के अंदर मौजूद सुप्रीम स्वॉर्ड टाई को बाहर निकालते हुए उसे लिन फेंग से दूर फेंक देता है। और अब टाई जैसे ही लिन फेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आती है, गार्डियन गॉड उसके ऊपर अपनी नजर डालता है। यह देखते ही टाई बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर मुझे क्यों पनिश करना चाहते हो? मेरी पावर तो अभी यहाँ पर 0.001% भी रिकवर नहीं हुई है, तो आखिर मैं इस वर्ल्ड में पावर का इनबैलेंस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? तभी गार्डियन गॉड बोलता है, तुम्हारी हाफ सोल को फॉरबिडन एरिया में सील किया गया था, पर तुमने यहाँ पर चाल चल के किसी तरह अपनी हाफ सोल को फॉरबिडन एरिया से बाहर निकाल लिया। तुमने यहाँ पर रियल गॉड्स की आज्ञा की अवहेलना की है, तो तुम्हें यहाँ पर सजा जरूर मिलेगी। यह सुनते ही टाई लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम पीछे हट जाओ।
गार्डियन गॉड मुझे पनिश करना चाहता है तो मैं इसकी पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। तभी गार्डियन गॉड वहाँ पर अपने जाइंट स्पीयर को समन करता है, जिससे अटैक करके पहले उसने लिन फेंग को अधमरा कर दिया था। यह देखते ही टाई अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए काफी तेजी से उस स्पीयर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जैसे ही वह स्पीयर टाई के द्वारा बनाए गए बैरियर से टकराता है, टाई का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह स्पीयर टाई को लगने ही वाला होता है। लिन फेंग अचानक से टाई के सामने आ जाता है। अब अचानक से लिन फेंग को सामने देखकर वह गार्डियन गॉड घबरा जाता है और अब वह अपने अटैक की स्पीड को वहां पर स्लो कर लेता है। तभी लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए टाई को अपने साथ लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे गार्डियन गॉड का वह अटैक सीधा आकर जमीन से टकराता है और अब वहां पर उस अटैक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आसपास खड़े सभी मास्टर और एंसेस्टर्स की भी हालत खराब हो जाती है। वहीं पर खड़े एंसेस्टर यूमेंग बोल रहे होते हैं, अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है या फिर लिन फेंग को अचानक से अपने सामने देखकर गार्डियन गॉड ने अपने अटैक की स्पीड को स्लो कर लिया था। अब यह देखते ही गार्डियन गॉड लिन फेंग और टाई के चारों ओर एक बैरियर बनाता है, जिसके अंदर से वह बचकर बाहर न निकल सके और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, टाई मैं बस यहाँ पर तुम्हारी पावर को सप्रेस करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने सरेंडर कर दो, और अगर तुम अभी मेरे सामने सरेंडर नहीं करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह एक सील माउंटेन से टाई के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस माउंटेन को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस माउंटेन के एनर्जी प्रेशर से लिन फेंग पीछे हट जाता है और अब वह सील माउंटेन सीधा जाकर टाई से टकराता है, जिससे टाई की पावर वहां पर काफी ज्यादा सप्रेस हो जाती है। यह देखकर टाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, गार्डियन गॉड तुम बस यहाँ पर लकी हो, क्योंकि मेरी पूरी पावर यहाँ पर अब तक रिकवर नहीं हुई है। अगर मेरी 10% पावर भी यहाँ पर रिकवर हो चुकी होती तो मैं बस तुम्हें अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। वहीं पर यह सब देखकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी गार्डियन गॉड बोलता है, बच्चे तुम एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर तुम किसी वर्ल्ड के रूल को फॉलो नहीं करोगे तो तुम पावरफुल बनने से पहले ही मारे जाओगे। अब यह सुनते ही लिन फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी थंडर ड्रैगन उसे शांत करते हुए बोलता है, लिन फेंग अगर अभी तुमने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की तो यह गार्डियन गॉड तुम्हें जान से मार सकता है, क्योंकि अभी तुम इस गार्डियन गॉड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और अगर तुम इस गार्डियन गॉड से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक सुप्रीम गॉड बनना होगा। यह सुनते ही लिन फेंग शांत हो जाता है और अब लिन फेंग को शांत होते हुए देखकर गार्डियन गॉड भी वहां से चला जाता है, और अब गार्डियन गॉड के वहां से जाते ही लिन फेंग चिल्लाते हुए बोलता है, एक दिन मैं इस पूरे यूनिवर्स का सुप्रीम गॉड बनूंगा, जिसके बाद मैं इस गार्डियन गॉड को इसकी औकात दिखाऊंगा। और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए सुप्रीम स्वॉर्ड टाई को अपने पास लेकर आता है और उससे बोलता है, सीनियर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ करके आपकी पावर को रिकवर करने की कोशिश करूंगा। टाई हंसते हुए बोलती है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, और यह बोलते हुए वह वापस से अपनी जगह पर चली जाती है। वहीं पर खड़े एंसेस्टर यूमेंग टाई की पावर को देखते हुए बोल रहे होते हैं, गार्डियन गॉड ने यहाँ पर टाई की 50% से ज्यादा पावर्स को सील कर दिया है, पर इसके बावजूद भी टाई किसी भी गॉड लेवल वेपन से ज्यादा पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ टाई सेक्ट के हॉल में बैठे हुए होते हैं। वहीं पर सेक्ट के सभी एंसेस्टर और पैट्रियार्क एंसेस्टर यूमेंग को फाइट में उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कर रहे होते हैं। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, और तो और हम रिलेटिव्स हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। और अब हमें पता चलता है कि मैंगटियान की नानी चू फैमिली की डॉटर है, जिस वजह से मैंग फैमिली और चू फैमिली एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है। तभी टाई सेक्ट के एक एल्डर बोलते हैं, आखिर हमारी ग्रैंड डॉटर क्या कर रही है, मुझे उससे मिले पूरे 20 साल हो गए हैं और मैंने सुना है कि वह एक पियरलेस जीनियस है। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपकी ग्रैंड डॉटर सच में एक पियरलेस जीनियस है। तभी वह एल्डर बोलते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर क्वीन क्यू की शादी जिस भी पर्सन के साथ होगी वह बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन होगा। अब क्वीन क्यू का नाम सुनते ही लिन फेंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी मैंगटियान बोलता है, मेरी मदर की शादी यहाँ पर पहले ही हो चुकी है, तो आखिर मेरी मदर दोबारा किसी के साथ शादी क्यों करेगी। अब यह सुनते ही लिन फेंग को वहां पर एक काफी बड़ा झटका लगता है
और अब उसे मैंगटियान द्वारा बोली गई सभी बातें समझ में आने लगती है और उसे याद आता है कि आज से 5 साल पहले जब वह क्वीन क्यू से एंशिएंट केव में मिला था तो क्या हुआ था। और अब यह याद आते ही लिन फेंग समझ जाता है कि मैंगटियान कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है। दूसरी ओर मैंगटियान बोल रहा होता है कि मेरे फादर एक रियल गॉड है और उन्होंने मेरी मदर से प्रॉमिस किया था कि 7 साल के बाद वह हमसे मिलने के लिए आएंगे। और अब यहाँ पर 7 साल कंप्लीट होने में बस 2 साल का समय बचा हुआ है और इन 2 सालों में मैं टोंगटियांग रैलम से भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। अब यह सुनते ही साउटियान उड़ते हुए मैंगटियान के पास आकर बोलता है, मैंगटियान तुम सच में एक जीनियस हो। और अब वह लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हारे फादर तुमसे मिलकर सच में काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए मैंगटियान के सर के ऊपर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारे फादर सच में बहुत ही ज्यादा लकी है जो उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अब यह सुनकर मैंगटियान वहां पर शर्माने लगता है, जो देखते ही आसपास बैठे हुए सभी मास्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अब वह बोलते हैं, अब तो यहाँ पर हम भी तुम्हारे फादर से जल्द मिलना चाहते हैं। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है। मैंगटियान के पास एंशिएंट इनहेरिटेंस है जिसकी पावर दूसरे वर्ल्ड के गॉड और डीमंस को हमारे वर्ल्ड में अट्रैक्ट करेंगे। और अब वह सभी गॉड और डीमंस मैंगटियान को मारकर उससे उसकी इनहेरिटेंस को छीनने की कोशिश करेंगे। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही मेरे मास्टर की पावर यहाँ पर रिकवर हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी मैंगटियान को टच भी करने के बारे में नहीं सोच पाएगा। लिन फेंग बोलता है, साउटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, तो बस मुझे अपने ऊपर लगे हुए इस सील को तोड़ना है, जिसके बाद मैं काफी आसानी से ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर का सामना कर सकता हूँ। यह सुनते ही एंसेस्टर यूमेंग अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, लिन फेंग मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, पर जब तक यहाँ पर तुम्हारी पावर रिकवर नहीं हो जाती है तब तक हम मैंगटियान को अपने साथ ही रखेंगे, जिससे हम इसे प्रोटेक्ट कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर यूमेंग और मैंगटियान के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी मैंगटियान लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, अंकल फेंग आखिर आप भी मेरे साथ मैंग फैमिली में क्यों नहीं चलते हो। यह सुनते ही लिन फेंग मैंगटियान का सर सहलाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम है और उस जरूरी काम को निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनते ही मैंगटियान लिन फेंग से इसका प्रॉमिस लेता है। अब लिन फेंग मैंगटियान से प्रॉमिस करता है कि वह जल्द ही मैंग फैमिली में उससे मिलने के लिए आएगा, जिसके बाद मैंगटियान एंसेस्टर यूमेंग और अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां से चला जाता है। अब उनके वहां से जाते ही टाइसेक्ट के पैट्रियार्क लिन फेंग के पास आते हुए बोलते हैं, लिन फेंग तो आखिर अब यहाँ पर आगे तुमने क्या करने के बारे में सोचा है। लिन फेंग बोलता है, मैं यहाँ पर टियानजियाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वैसे मास्टर फॉरबिडन एरिया में मुझे एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। यह बोलते हुए लिन फेंग अपने पास से सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, यह एक गॉड लेवल टेक्निक है और मैं चाहता हूँ कि टाइसेक्ट इसे अपने पास संभाल कर रखे। अब यह सुनते ही पैट्रियार्क और बाकी सभी एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए उस टेक्निक को वहां पर जांचने की कोशिश करते हैं और तभी वह सुप्रीम स्वॉर्ड स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी मौजूद होती है, जो देखते ही उन सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। और तभी वह स्वॉर्ड फॉर्मेशन के सामने लिन फेंग की सोल बॉडी को आकर खड़ा होते हुए देखते हैं, क्योंकि उस टेक्निक का रियल ओनर लिन फेंग ही होता है। और अब वह सभी लोग परेशान होते हुए बोलते हैं, लिन फेंग तो क्या तुम सच में इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक टाइसेक्ट को देना चाहते हो। लिन फेंग बोलता है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमें दिखाया जाता है कि टाइसेक्ट के सभी मास्टर उस सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को अपने टाइसेक्ट में एक जगह पर संभाल कर रख देते हैं। और अब टाइसेक्ट के एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए वहां पर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के बाद बस टाइसेक्ट का पैट्रियार्क या फिर पैट्रियार्क का सक्सेसर ही इस जगह पर आ सकता है, उनके अलावा इस कमरे में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। और अब उस कमरे के चारों ओर एक काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बैरियर को भी सेट कर दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक जगह पर खड़ा होता है, तभी चूलियान अपनी एक साथी के साथ भागते हुए उसके पास आती है और अब वह बोलती है, उस अब्यस में लिन फेंग को अकेला देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, पर लिन फेंग को यहाँ पर ठीक देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तभी साउटियान लिन फेंग के सोल सी के अंदर से बाहर आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा सख्त जान है, आखिर वह इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में साउटियान का मुंह वहां पर बंद कर देता है। तभी चूलियान बोलती है, फॉरबिडन एरिया में लिन फेंग ने उनकी जान बचाई और तो और इस जगह पर लिन फेंग ने टाइसेक्ट को भी डिस्ट्रॉय होने से बचाया, इसीलिए वह लिन फेंग की एहसानमंद है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह लिन फेंग का यह एहसान कैसे चुकाए। तभी साउटियान अपने रियल साइज में आते हुए चूलियान के पास जाकर बोलता है, तुम्हें यह सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे मास्टर का एहसान चुकाना चाहती हो तो फिर क्यों ना तुम मेरे मास्टर से यहाँ पर शादी कर लो।
यह सुनते ही चूलियान वहां पर शर्माने लगती है, जो देखते ही साउटियान बोलता है, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार इस बारे में सोचो। अगर तुम मेरे मास्टर से शादी कर लेती हो तो फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे भी मैंगटियान की ही तरह जीनियस और टैलेंटेड होंगे। तभी चूलियान की दोस्त सेंगजी आगे बढ़ते हुए बोलती है, सीनियर लिनफेंग, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आपका यहाँ पर इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनते ही लिनफेंग अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें उस बेवकूफ साउटियान की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, वह हमेशा इसी तरह की बकवास करता रहता है। तभी चूलियान आगे बढ़ते हुए सेंगजी का हाथ खींचते हुए बोलती है, वह तो यहाँ पर लिनफेंग से शादी करने के लिए तैयार है, पर शायद से लिनफेंग इसके लिए तैयार नहीं। तभी साउटियान दोबारा से बोलता है, अगर तुम्हारी शादी मेरे मास्टर के साथ हो जाती है तो तुम्हारे बच्चे भी मैंगटियान की ही तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। वैसे मैंने सुना कि मैंगटियान की मदर भी चू फैमिली की ही मेंबर हुआ करती थी, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मैंगटियान की मदर का क्या नाम है? वहीं पर वह स्माइल करते हुए लिनफेंग की ओर देख रहा होता है। तभी चूलियान बोलती है कि मैंगटियान की मदर का नाम मैंगक्विन है। अब यह सुनते ही लिनफेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि मैंगटियान उसी का बेटा है। तभी चूलियान बोलती है कि इनके पास एक 9th ग्रेड की ड्रीम मार्शल सोल है और आज से 5 साल पहले क्विन के फादर ने जबरदस्ती उसकी शादी यहाँ पर किसी से करवाने की कोशिश की थी, जिससे गुस्सा होकर क्विन कहीं भाग गई थी। पर जब वह वहां से लौटी तो उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी, पर साथ ही साथ वह काफी ज्यादा इंजर्ड भी थी, जिस वजह से वह अपनी फुल पावर का यूज करके फाइट नहीं कर सकती थी। अब यह सुनते ही साउटियान को याद आता है कि क्विन के ऊपर अटैक करके उसी ने क्विन को इंजर्ड किया था। तभी सेंगजी आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्विन जब वापस लौटी थी तब उसके पास एक सेकंड मार्शल सोल भी थी और उसी के कुछ दिनों के बाद उसने मैंगटियान को यहाँ पर जन्म दिया, जिसके बाद यहाँ पर चारों ओर कई सारी अफवाह फैलने लगी और क्विन की काफी ज्यादा बदनामी हुई, जिससे बचने के लिए क्विन के फादर ने उसे मैंग फैमिली में ही एक जगह पर कैद कर दिया। अब यह सुनकर लिनफेंग को क्विन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वह चूलियान से बोलता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो? यह सुनते ही सेंगजी और चूलियान वहाँ से चली जाती है। वहीं पर खड़ा लिनफेंग सोच रहा होता है, पता नहीं मेरी वजह से यहाँ पर क्विन को न जाने किन किन चीजों का सामना करना पड़ा होगा। दूसरी ओर साउटियान सोच रहा होता है, मैंने ही क्विन के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड किया था और शायद से अब तक उसकी इंजरी यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि वह इतनी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल थी कि वह अपनी पावर का यूज करके जल्द ही पूरे के पूरे मैंग फैमिली की रूलर बन जाती। और अगर क्विन को हमारी उस फाइट के बारे में अभी भी याद होगा तो वह मुझे काफी ज्यादा दर्दनाक मौत देगी। मेरी लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं हूँ कि दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग टाइसेक्ट के एक जगह पर आया हुआ होता है और अब वह अपने पास से उस मास्कमैन के सभी ट्रेजर्स को बाहर निकालता है, जिसमें गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग और गॉड लेवल पर्ल होते हैं। अब उन ट्रेजर्स को देखते ही थंडर ड्रैगन लिनफेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, यह दोनों ट्रू गॉड लेवल ट्रेजर है, पर नेगेटिव डार्क एनर्जी की वजह से इनकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गई है और अगर इन ट्रेजर्स की पूरी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाता है तो वह मास्कमैन इन 9 पर्ल का यूज करते हुए जितनी एनर्जी को जनरेट कर रहा था लिनफेंग, बस एक पर्ल का ही यूज करके उतनी एनर्जी को जनरेट कर पाएगा। और अब थंडर ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन फ्लैग और गोल्डन पर्ल के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को इरेज करने लगता है, पर वह नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा थिक होती है, जिस वजह से थंडर ड्रैगन अकेले उसे रिमूव नहीं कर पा रहा होता है। यह देखते ही लिनफेंग अपने निर्वाणा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहां पर थंडर ड्रैगन की मदद करने लगता है और अब वो अपने निर्वाणा फॉर्मेशन के अंदर ही उन दोनों ट्रेजर्स को रिफाइन करके उन्हें अपना बना लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डार्क माउंटेन के ऊपर उसी मास्कमैन को दिखाया जाता है जिसे थोड़ी देर पहले लिनफेंग ने मारा होता है। वह एक जगह पर बैठकर कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर्स का यूज करते हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है और अब वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर यह क्या हुआ? क्या किसी ने मेरे द्वारा बनाए गए एक अवतार को डिस्ट्रॉय कर दिया है? और अब वह देखता है तो उसका वह अवतार मैंगटियान से ट्रेजर्स छीनने के लिए गया होता है। यह देखते ही वह गुस्से में बोलता है, मैंगटियान आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? शायद से यहाँ पर उसकी कोई मदद कर रहा है। कोई बात नहीं, जल्द ही मैं मैंगटियान की मदर क्विन से यहाँ पर शादी कर लूंगा, जिसके बाद मैं मैंगटियान को मारकर उससे उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स भी छीन लूंगा। यह बोलते हुए वह मास्कमैन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब दिखाया जाता है कि मैंगटियान अपने ग्रैंडफादर के साथ मैंग फैमिली में पहुंच चुका होता है, जिसे देखते ही उसकी दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मैंगटियान की नजर क्विन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह भागते हुए जाकर क्विन को गले लगा लेता है और बोलता है, मदर मैं वापस आ गया और मैं अपने साथ कई सारे ट्रेजर्स लेकर आया था, जिनमें से मैंने कुछ ट्रेजर एंसेस्टर को भी दे दिए हैं और अब उन ट्रेजर्स की वजह से एंसेस्टर की इंजरी यहाँ पर रिकवर हो जाएगी।
जिस वजह से मैंग फैमिली को बचाने के लिए आपको अब किसी से भी शादी करने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर क्वीन क्यू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मैंगटियान उसे गले लगाते हुए बोलता है, मदर, अब मुझे आपसे यहाँ पर कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जो सुनते ही मैंगटियान की दोनों बहनें भी भागते हुए क्वीन क्यू को गले लगाते हुए बोलती है अब वह दोनों भी क्वीन क्यू से अलग नहीं होंगी। तभी क्वीन क्यू के फादर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, अब बस यहाँ पर मैंगटियान के फादर आ जाए, जिसके बाद हमारी मैंग फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही क्वीन क्यू गुस्से में अपने फादर को देखने लगती है, जो देखते ही क्वीन क्यू के फादर वहां पर चुप हो जाते हैं। और अब वह मैंगटियान से बोलते हैं कि आखिर तुम अपनी मदर को अपनी जर्नी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे हो। तभी मैंगटियान बोलता है, मदर, अपनी जर्नी के दौरान मैं एक पर्सन से मिला जिनका नाम गोफेंग है। उन्होंने मुझे बताया कि वह एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हैं और उनके पास गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल और गॉड लेवल स्वॉर्ड मार्शल सोल है। अब यह सुनते ही क्वीन क्यू को लीन फेंग की याद आती है, क्योंकि मैंगटियान उसे जिस हिसाब से बता रहा होता है इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मार्शल सोल उसने बस लीन फेंग के ही पास देखी होती है। तभी मैंगटियान बोलता है, अंकल गोफेंग की कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद वह काफी आसानी से वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स और डीमंस को फाइट में हरा देते हैं। और मदर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, अपनी जर्नी के दौरान मैंने यहाँ पर फिनिक्स मार्शल सोल को अवेक किया है। यह सुनते ही क्वीन क्यू काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह मैंगटियान से बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को दिखाता है। अब मैंगटियान की फिनिक्स मार्शल सोल को देखते ही क्वीन क्यू के फादर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैंगटियान की फिनिक्स मार्शल सोल एक गॉड लेवल मार्शल सोल होती है। और अब वह मन ही मन सोचने लगते हैं, मैंगटियान के पास इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल है जो कि उसने अपनी ब्लड लाइन के अंदर से अवेक की है। इससे यह साबित होता है कि मैंगटियान का फादर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन है। तभी मैंगटियान भागते हुए क्वीन क्यू के पास आकर उससे पूछता है, क्या मेरे फादर के पास भी फिनिक्स मार्शल सोल है। यह सुनते ही क्वीन क्यू हाँ में सर हिलाती है। यह सुनते ही मैंगटियान धीरे से बोलता है, कहीं अंकल गोफेंग ही तो मेरे फादर नहीं, उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल मेरी जैसी ही है और उनके पास मौजूद मार्शल सोल्स भी बिल्कुल मेरे जैसे ही है। यह सुनते ही क्वीन क्यू मैंगटियान के पास आते हुए बोलती है, क्या गोफेंग को यह पता है कि तुम्हारे पास भी फिनिक्स मार्शल सोल है, और अगर उन्हें यह पता है तो आखिर यह देखकर उन्होंने कैसा रिएक्ट किया। मैंगटियान बोलता है, हाँ, उन्हें इस बारे में पता है और वह मेरी फिनिक्स मार्शल सोल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनके पास भी एक गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल है और उनकी फिनिक्स मार्शल सोल दिखने में बिल्कुल मेरे फिनिक्स मार्शल सोल की ही तरह है। यह सुनते ही मैंगटियान के ग्रैंडफादर वहां पर कुछ सोचने लगते हैं। तभी क्वीन क्यू बोलती है, तो आखिर गोफेंग ने यहाँ पर तुम्हें कैसे ट्रीट किया। मैंगटियान बोलता है, वह सच में एक अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा और मेरी कई बार जान भी बचाई। साथ ही साथ हमने एक साथ बैठकर अल्कोहल भी पिया। यह सुनते ही क्वीन क्यू गुस्से में उसे मारने लगती है, जो देखते ही मैंगटियान रोते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद क्वीन क्यू एक जगह पर खड़ी होकर सोच रही होती है, क्या लीन फेंग फाइनली स्पिरिचुअल रेलम में आ चुका है। और इस गोफेंग के बारे में सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह गोफेंग ही लीन फेंग है। पर आखिर लीन फेंग ने यहाँ पर मैंगटियान को पहचाना क्यों नहीं। उसे अब तक यह समझ जाना चाहिए था कि मैंगटियान उसी का बेटा है, और कहीं वह इस बात को इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या फिर उस दिन जो भी कुछ हुआ था वह उसके बारे में भूल चुका है। कहीं उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की तो नहीं आ गई, वह यहाँ पर इतने सालों से उसका इंतजार कर रही है, तो लीन फेंग इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।